नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम। आने वाले 1.5 घंटे भारतीय बाजार इस वक्त जो सेंटिमेंट्स, बिकवाली का दबाव, उतार चढ़ाव के बीच आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे भी पहले इंडिया पाकिस्तान के बीच टेंशन जो है वो एस्केलेट होती हुई नजर आ रही है और लगातार एक के बाद एक जो खबरें आ रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जितने भी अपडेट्स आ रहे हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपके लिए सारी की सारी खबरें जानना बेहद जरूरी है। पाकिस्तान ने एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन किया है और भारतीय सेना ने भी इसका कड़ा जवाब दिया है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने दोनों देशों को संयम बरतने की अपील की है। इस बीच लगातार बैठकों का दौर जारी है और अभी हम आपको जैसे बता रहे थे कि भारतीय बाजार की तरफ से भी जो कुछ बन पड़ रहा है वो करने की कोशिश इस वक्त पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के परिवारों की एनएससी आर्थिक मदद करेगा। इन सारी खबरों के बीच लगातार हम राजकीय विश्लेषक, एक्सपर्ट्स को भी जोड़ रहे हैं और हर बैठक के बाद क्या कुछ निकल कर आ रहा है वक्त पर उसकी सारी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। चलिए बाजार की तरफ आगे बढ़ते हैं और बड़ी बातें और ऑन दी शो आपके लिए आने वाले 1.5 घंटे में क्या कुछ है खास वो आपको बताते हैं। थोड़ी देर में एफएनओ मार्केट चेक, वायदा बाजार के संकेत कैसे नजर आ रहे हैं, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इस पर नजर होगी। 2:10 पर क्लोजिंग ट्रेड्स हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट और फंडामेंटल एक्सपर्ट से जानेंगे कि बाजार में इस समय इन स्तरों पर क्या कुछ करना चाहिए। साथ विस्तार से बाजार पर फंडामेंटली बातचीत भी होती दिखेगी। वहीं आपको बताएंगे 2:40 पर ऑप्शन के चैंपियन। 3 बजे मार्केट एट 3 लास्ट हाफ एन आवर ऑफ ट्रेड में एक्सचेंजेस पर दिन के दौरान जो खबरें आई हैं वो सारी खबरें आपके सामने रखेंगे। वहीं ट्रिगर्स टू वॉच आउट फॉर यानी कि इंपॉर्टेंट इवेंट्स, नतीजों का सिलसिला चल रहा है और उसी के साथ साथ काफी सारे इवेंट्स, इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो इस सारी की सारी चीजें 3:30 बजे तक आपके लिए हम आपके लेकर आएंगे। बड़ी बात है बाजार की आपके स्क्रीन पर 100 अंकों की बिकवाली इस वक्त देखेंगे। 24,150 के इर्द गिर्द इस वक्त ट्रेड करता हुआ निफ्टी। बैंक निफ्टी में 300 अंकों की कमजोरी देखी जा रही है। 12 बजे के आसपास हम देख रहे थे बैंक निफ्टी में बड़ी कमजोरी नजर आ रही थी निफ्टी के मुकाबले। इस वक्त भी कमजोरी हावी होती हुई बैंक निफ्टी की ही तरफ से। ये वही बैंक निफ्टी है जो कि बाजार को काफी हद तक संभाल रहा था। इन कंपैरिजन मजबूती भी वहां ज्यादा थी, इस वक्त कमजोरी भी वहां पर देखने को मिली है। प्रोडक्ट मार्केट्स, निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.5% की कमजोरी। परसेंटेज वाइज आपको 1.5 से 2% की कमजोरी दिखेगी। पॉइंट वाइज आप देख पाएंगे ऑलमोस्ट 300 से 400 अंकों की बिकवाली ब्रॉडर मार्केट्स में भी देखी जा रही है। आईटी इंडेक्स में तेजी, हालांकि निफ्टी आईटी इंडेक्स को अगर देखेंगे एकमात्र क्षेत्र है जो कि आज बाजार में मजबूती का रुझान दिखाते हुए 500 अंकों की मजबूती। निफ्टी आईटी इंडेक्स, चुनिंदा आईटी प्लेयर्स, मिड कैप आईटी कंपनियां भी और लार्ज आईटी स्टॉक्स में भी एक्शन। और रियल्टी सेक्टर में दबाव है। इंडेक्स करीब 2% की गिरावट दिखाते हुए बिकवाली का दबाव यहां पर बिल्कुल हावी होता हुआ। तो बाजार की बड़ी बातें ये आपके लिए। इस बीच अगर आप देखेंगे मेजर कंट्रीब्यूटर्स की लिस्ट में भी आईटी स्टॉक्स हैं जो कि सबसे आगे खड़े हैं। इन्फोसिस, टीसीएस, एसबीआई लाइफ, रिलायंस और एचडीएफसी बैंक कुछ प्लेयर्स जो कि इस वक्त बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। अभिषेक, बिकवाली का दबाव है और ढेर सारी चीजें हैं जो कि बाजार को इस वक्त डाइजेस्ट करनी है। ग्लोबल मार्केट से उठापटक थी, काफी सारे इवेंट्स थे, काफी सारी खबरें आ रही थी। अभी रेसिप्रोकल टैरिफ की खबर से निकले ही थे और एक नई टेंशन आ गई है। अभी कहाँ निकल पा रहे हो? ट्रम्प बता ही नहीं पा रहे हैं सही बात क्या है। उन्हें करना क्या है? चाइना ने कहा कि नहीं कोई बातचीत नहीं हो रही है, कोई नेगोशिएशन नहीं हो रहा है। ट्रम्प कह रहे हमारी बातचीत हो रही है, अब किसे विश्वास और ये करेंगे? सच है झूठ है तो किसे पता है? हाँ, मतलब मुझे लगता है चाइना भी यकीन करना पड़ेगा। मैं ट्रम्प पे तो नहीं कर पाऊंगा शायद। तो ये देखिए टेंशन है और बाजार हालांकि मेच्योर होकर थोड़े ऊपर आए थे क्योंकि ये संकेत मिल गए थे कि अच्छा ट्रम्प का अब जितना मैक्सिमम होना तो हो चुका है, वो 145% के ऊपर क्या ही टैक्स लगाएंगे। अगर लगाएंगे तो महंगा किसके लिए होगा? अमेरिका के लिए तो होगा, 2.5 गुना दाम देंगे वहीं के कंज्यूमर। तो ये सारी चीजें थी, लेकिन ये तनाव थोड़ा सा बड़ा जरूर है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनातनी चल रही है, सीमा पर खबरें आ रही हैं कि वहां पर सीज फायर यानी कि युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ है। पाकिस्तानी आर्मी ने कई जगह पर सीज फायर को तोड़ा है और उसके बाद भारतीय आर्मी ने उसका जवाब भी दिया है। अब ये थोड़ी सी तनातनी बढ़ रही है, यहाँ तक कि यूएन की तरफ से भी दोनों देशों को कहा गया है कि संयम बरतें, शांति की अपील की गई है। लेकिन मामला कभी भी कुछ भी गंभीर हो सकता है और यही चिंता बाजार को सता रही है मानसी। खैर उस पर आगे आएंगे, लेकिन पहले जरा ये देख लेते हैं कि आज के जो बिग बजर्स हैं वो कौन से हैं। इसके थोड़ी देर पहले भी एस्कॉर्ट्स कुबोटा की खबर आई थी कि कुबोटा ब्रांड को छोड़ के बाकी सारे ट्रैक्टर्स के दाम वो 1 मई से बढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन आज जो शेयर बस कर रहे हैं उसमें गिरने वाले शेयर ज्यादा दिखेंगे। और शुरुआत कर लेते हैं एक्सिस बैंक से। नतीजे ओवरऑल एक्सिस बैंक के ठीक थे, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं थी, लेकिन क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने की
आशंका है, ये थोड़ा सा तनाव है बैंक के लिए। और उसके बाद हमने शेयर को गिरते हुए देखा। SBI लाइफ 5% ऊपर है, 7, 7.5, 8% ये शेयर ऊपर था। उसकी वजह ये है कि VNB मार्जिन गाइडेंस जो है वो मजबूत है। बहुत ही की मैट्रिक्स होता है ये इंश्योरेंस वाली कंपनीज को लेकर, VNB यानी कि वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस, और ये गाइडेंस अच्छा दिया है कंपनी ने, उसके चलते शेयर चल रहा है। साइंट ये शेयर आज टूटा है, मिड कैप IT कंपनी है ये, नतीजों के चलते दबाव आया है, Q4 में कमजोरी रही है और 5.5% ये शेयर गिर के कारोबार कर रहा है। SBI कार्ड का Q4 में मुनाफा जो है करीब करीब 20% गिरा है और अनसिक्योर्ड लेंडिंग को लेकर थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है SBI कार्ड के बिजनेस में, उसके चलते शेयर में हम तेज गिरावट देख रहे हैं। लेकिन वोडाफोन आइडिया कोई खबर ये नई तो नहीं होगी कि फरवरी में मोबाइल सब्सक्राइबर गिरा है। वोडाफोन आइडिया को गिरने के लिए ट्रिगर चाहिए बस। अब ये कोई ऐसी खबर आ गई 4.5% नीचे, फिर से 7.5 रुपए के आसपास का भाव है, तो हम लंबे समय से देख रहे हैं कि 6.5 से लेके 8.5 रुपए के बीच में ये शेयर बना हुआ है। तो आज के जो बाजार से हैं वो तेजी वाले कम हैं, मासिक गिरने वाले थोड़ी ज्यादा हैं बाजार के मूड को देखते हुए। और हमें लगा था कि नई सीरीज की शुरुआत में हो सकता है कि लास्ट सीरीज में जिस तरह के टेक्स नजर आए थे, हालांकि कल बाजार ने काफी हद तक वॉलेटाइल मूव्स ही दिखाए थे, लेकिन उम्मीद यही थी कि आज बाजार ठीक ठाक रहेंगे। विदेशी बाजार से भी संकेत कुछ ऐसे आ रहे थे, लेकिन शुरुआत के कुछ घंटों में, कुछ मिनटों में ही यूं कह सकते हैं कि बाजार की चाल जो है बिकवाली की तरफ बढ़ती हुई दिखी। लेकिन इसमें अभिषेक ये भी जानने और समझने की बात है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ। FIS की तरफ से खरीदारी तो वापस लौटी है, साथ साथ जो नतीजों के सीजन की शुरुआत हुई है, ये नहीं कह सकते कि कमजोर नतीजे हैं, काफी सारे नंबर्स ठीक ठाक भी आ रहे हैं। हाँ, लेकिन ये ग्लोबल टेंशन और ये जो इवेंट्स आ रहे हैं वही एक कारण है बड़ा। नतीजे मिक्स्ड हैं। देखिए क्या था ना कि FMCG कंपनीज को लेके माना जा रहा था कि सरकार की तरफ से जो बजट में जो पुश मिला शायद वो रिफ्लेक्ट होगा नतीजों में, थोड़ा डिलेड इंपैक्ट हो सकता है, लेकिन उनके मार्जिन को लेकर प्रेशर है, वॉल्यूम ग्रोथ भी थोड़े से धीमे रहे हैं, इसके चलते वहां पर थोड़े से हमने प्रेशर देखे हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ITC है, HUL है, और स्पेशली जो अर्बन फोकस्ड है वहां पर प्रॉब्लम ज्यादा दिख रही है। बाकी चीजें ठीक हैं, आपके ग्लोबल क्यूज ठीक है, सपोर्टिव, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैक्रोज आपके बहुत अच्छे हैं, इन्फ्लेशन हो या फिर टैक्स कलेक्शन के आंकड़े हो या फिर IIP हो, सारे के सारे डेटा अच्छे आए हैं। लेकिन ये जो तनाव है बॉर्डर पर, ये थोड़ी सी बाजार को परेशान कर रही है। अब 3 दिन हो गए इस मुद्दे को। कल बहुत ही तल्ख बयान दिया कि जितनी कड़ी सजा हो सकती है हम दोषियों को वो सजा देंगे, इसकी कल्पना नहीं की होगी उन्होंने, ये मोदी जी ने बयान दिया था और सारे अखबारों की सुर्खियां भी थी आज। तो यही चिंता सता रही है। दोनों देशों की तरफ से प्रतिक्रियाएं हुई हैं। भारत ने पहले एक्शन लिया पाकिस्तान के खिलाफ, उसके बाद पाकिस्तान ने कुछ चीजें की हैं, और इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह एक बैठक करने जा रहे हैं। देखते हैं कि उस बैठक से क्या निकलता है। और आर्मी का जो डिप्लॉयमेंट है शायद वो भी थोड़ा सा बढ़ रहा है। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी वहां पर पहुंचे हैं जम्मू कश्मीर में आज, तो ये तैयारियों के मद्देनजर भी देखा जा सकता है, एक रिव्यू के लिहाज से भी देखा जा सकता है कि क्या हमारी सुरक्षा में कोई चूक हो गई कि जिससे आतंकवादी वहां पहुंचे, अब 26 लोगों की जाने गई। ये तमाम चीजें हैं, लेकिन लोगों के मन में थोड़ी नर्वसनेस है कि कहीं हम वॉर की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं। अगर वो चीजें होती हैं तो निश्चित तौर पर वो कैपिटल मार्केट के लिए शॉर्ट टर्म में नेगेटिव जरूर होता है। अदरवाइज चीजें ठीक है। आप देखेंगे कि IT का सपोर्ट मिल रहा है बाजार को, क्योंकि नेस्डेक में तेजी रही है। IT शेयरों की जो वैल्यूएशन से काफी सस्ते हो गए थे और उसके बाद उनमें बाइंग लौटी है। बैंकिंग फाइनेंशियल की स्थिति ठीक है। फार्मा को लेकर कोई ज्यादा खास तनाव है नहीं। टैरिफ वाला मामला मान के चल रहे हैं कि वो धीरे धीरे सुलझ गया है। तो बाय ऑन डिप्स की मानसी रणनीति है। आज वो रणनीति थोड़ा काम भी लोगों के आ रही है। लोअर लेवल से रिकवर कर रहे हैं बाजार। निफ्टी अगर आप देखेंगे 200 पॉइंट रिकवर कर गया है। तो देखते हैं, ओवरनाइट पोजीशन लोग ना रखें तो बेहतर है, रखना है तो कम रखिए, छोटा रखिए। बहुत ही लाइट ट्रेड करने की सलाह है बाजार में आज। और निफ्टी बैंक के लिए थोड़ी रणनीति अलग होगी कि तेजी बहुत हो चुकी है, तो कंसोलिडेशन वाला जो दौर है हो सकता है कि थोड़ा सा लंबा खींच जाए। और जो बड़े दिग्गज जो बैंक हैं ऑलरेडी अपने रिकॉर्ड हाइज बना के कारोबार कर रहे थे, तो वहां पर थोड़ी सी ठहराव आ सकती है। लेकिन निफ्टी मुझे लगता है कि गिरावट पर ये बाइंग वाली अपॉर्चुनिटी बनी रहेगी। 23,800 बहुत ही क्रूशल सपोर्ट लेवल के तौर पर काम करेगा। एब्सोल्युटली 23,800 पर नजर रखनी है और दोनों तरफ सोचकर चल सकते हैं। देखिए, एक तो हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, फ्राइडे सेशन है। रैशनली मैच्योर बिहेवियर यही होगा कि इस वक्त देश में जो खबरें आ रही है उसका इम्पैक्ट तो देखने को मिल ही रहा है बाजार पर, और साथ ही ग्लोबल मार्केट में भी जो खबरें आ रही है उसका भी इम्पैक्ट मिल रहा है। तो हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में थोड़ा लाइट रहना ही ठीक है। और यहाँ जो आज सीरीज की शुरुआत कमजोरी के साथ हुई है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी समझ
सकते हैं। गिरावट में खरीदारी के मौके आप ढूंढ रहे थे, वो मौके आपको इस वक्त बाजार दे रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक्सपर्ट को जोड़ते हैं, उनसे समझते हैं कि आखिर वो इस मार्केट को कैसे देख रहे हैं, नए सीरीज की शुरुआत को कैसे देख रहे हैं और इंडिसेस पर स्ट्रैटेजी क्या बना रहे हैं। हमारे साथ 5 पैसा कैपिटल के सचिन गुप्ता जुड़ गए हैं, आइए उनका स्वागत करते हैं। और साथ ही राजेश पालविया जैन भी हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश जी, सचिन जी, बहुत स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर, अपना समय देने के लिए शुक्रिया। शुरुआत सचिन आपसे करना चाहूंगी, नई सीरीज की शुरुआत हमने की है। एट दिस जंक्चर जब हम बात कर रहे हैं, बाजार ने एक रिकवरी अटेम्प्ट की है। 24,135 के लेवल्स पर निफ्टी है और निचले स्तरों से अगर देखेंगे ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स की रिकवरी अटेम्प्ट करता हुआ निफ्टी। कैसे देख रहे हैं इंडेक्स को आप और आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? गुड आफ्टरनून मानसी जी, गुड आफ्टरनून अभिषेक जी एंड गुड आफ्टरनून राजेश जी को भी। ओवरऑल अगर हम देखें तो टॉप से कुछ रिट्रेसमेंट जरूर देखने को मिले और ये संकेत 2 ट्रेडिंग सेशंस पहले हमें मिलते हुए नजर आ गए थे चार्ट्स पर। टेक्निकली अगर हम देखें निफ्टी पर डेली चार्ट्स पर जो है एक हैंगिंग मैन पैटर्न्स फॉर्म होता हुआ नजर आया था। हालांकि कुछ न्यूज फ्लो के चलते भी ये वीकनेस थोड़ी सी बड़ी है, बट अगर टेक्निकली देखें तो एक हैंगिंग मैन पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स फॉर्म होता हुआ दिखा था। और उसके बाद में कल का जो ट्रेडिंग सेशंस रहा बिकॉज ऑफ द मंथली एक्सपायरी थोड़ा सा साइडवेज रहा और आज जो है वो फर्दर हम वीकनेस यहाँ पे कंटिन्यू होती हुई देख रहे हैं। लोअर साइड में अगर हम देखें तो 23,800 जो कि हमने पहले भी आपके जो है चैनल के माध्यम से सजेस्ट किया था, एक अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं, तो वो आज काफी रिस्पेक्ट करते हुए नजर आए। उन लेवल्स से हमने एक अच्छा रिकवरी मूव वापस से लोअर साइड से लौटता हुआ देखा है और अगर देखें तो करीब 200 से 250 पॉइंट का एक रिकवरी मूव जो है वो निफ्टी के अंदर कंटिन्यू हुआ है। हालांकि आज की क्लोजिंग मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। 24,000 ये एक साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट लेवल्स आज के ट्रेडिंग सेशंस में इंपॉर्टेंट रहेगा और 24,000 इसके ऊपर अगर फाइनली हमें क्लोजिंग देखने को मिलती है तो पॉसिबली वापस से अपसाइड मोमेंटम करीब 24,200 250 तक के लिए नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पर देखने को मिल सकता है। बट अगर 24,000 के नीचे अगर आज हम क्लोज करते हैं तो लोअर साइड में अगेन 23,800 के लेवल्स रीटेस्ट होंगे और वो ब्रेक होने के बाद करेक्शन फर्दर 23,600 टू 400 तक के लिए भी एक्सटेंड होता हुआ नजर आ सकता है। तो मेरे हिसाब से आज की क्लोजिंग पे थोड़ा फोकस रखना चाहिए। ऑलरेडी हम बोले यहाँ पर तो लास्ट वीक है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, सो यहाँ पर पोजीशंस थोड़ी सी जो है वो लाइट अप करके चलना चाहिए और थोड़ा सा कॉशियस व्यू जो है वो इंडेक्स पे जरूर रखना चाहिए हमें। ऑन दी हायर साइड अभी के लिए अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस एरिया 24,350 वो इंपॉर्टेंट जोन बना हुआ है और वो अगर वो लेवल्स ब्रेक होते हैं तो जो हमने बात की जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स बना है वो पैटर्न्स जो है वो निगलेक्ट होता हुआ नजर आएगा। तो उसके ऊपर 24,400 हम कंसिडर कर सकते हैं इंपॉर्टेंट रिवर्सल एरिया और वो अगर फर्दर ब्रेक होता है तो फिर एक अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। ये तो रही निफ्टी पे बात। अब बात करते हैं अगर बैंक निफ्टी की। सो बैंक निफ्टी में ऑन दी लोअर साइड पे अगर हम देखें तो आज एग्जैक्टली प्रायर एक गैप क्रिएट हुआ था स्टार्टिंग ऑफ दिस वीक में। मंडे के ट्रेडिंग सेशंस में गैप अप हमने जो देखा था वो लेवल्स थे करीब 53,800 के आसपास के, वो एग्जैक्टली वो लेवल्स जो है वो फिल हुए हैं और वहीं से एक रिकवरी मूव हमने बैंक निफ्टी में भी कंटिन्यू होता हुआ देखा है। हालांकि बैंक निफ्टी में भी देखें डेली चार्ट्स पर एक बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न्स फॉर्म होता हुआ नजर आया था 2 ट्रेडिंग सेशंस पहले और उसी के अकॉर्डिंगली करीब 161.8% के जो एक्सटेंशन लेवल्स की भी हमने बात की थी, अराउंड दैट लेवल से एग्जैक्टली बैंक निफ्टी भी स्लिप होता हुआ नजर आया। मुझे लगता है निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी के अंदर स्लाइड वीकनेस ज्यादा बढ़ सकती है और उसका रीजन ये है क्योंकि एक अच्छा अपवर्ड मोमेंटम हमने जो है इंटायर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्टॉक्स में देखा था, तो पॉसिबली एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर हावी होती हुई नजर आ सकती है। बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो लोअर साइड में एक इंपॉर्टेंट लेवल्स अभी के लिए जो एक सपोर्ट बना हुआ है वो है इमीडिएट लेवल 54,200 का और उसके नीचे अगर आज क्लोजिंग मिलती है तो पॉसिबली डाउनसाइड मोमेंटम करीब 53,500 तक के लिए कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। वाइल ऑन द हायर साइड अगर हम रेजिस्टेंस लेवल्स की बात करें सो अभी के लिए मुझे लगता है करीब 55,300 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा ऑन द हायर साइड जो कि एक रेजिस्टेंस का काम करता हुआ नजर आएगा। चलिए, कॉशियस आउटलुक इस वक्त हमारे एक्सपर्ट्स भी बाजार पर मानकर चल रहे हैं और आपको भी कॉशियस एहतियात बरत के ही रहना चाहिए क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है वॉर को लेकर जो टेंशन की बातचीत या संकेत आते हुए दिख रहे हैं, बैठकों का दौर जारी है, इसके चलते एहतियात बरत कर चलना ही सबसे ज़्यादा मैच्योरिटी होगी। एट प्रेजेंट क्लोजिंग ट्रेड्स तो हम जानते ही हैं और हमारे एक्सपर्ट से समझते हैं कि उनकी तरफ से क्लोजिंग ट्रेड्स क्या है, लेकिन इंडिसेस पर नज़र रहनी चाहिए और गुजारिश है हमारी PCR टीम से कि इंडिसेस को दिखाएं क्योंकि रिकवरी अच्छी खासी इस वक्त नज़र आ रही है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही और मिड कैप स्मॉल कैप में भी। क्लोजिंग ट्रेड्स का रुख करते हैं।
चलिए नतीजों के लिहाज से एक बड़ा आंकड़ा आता हुआ मारुति सुजुकी क्वार्टरली नंबर्स आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। मारुति सुजुकी मुनाफे का आंकड़ा इस वक्त हमारे पास है 3,711 करोड़ मुनाफे का आंकड़ा आता हुआ देखने को मिला है। 3,800 करोड़ का अनुमान हम लगाकर चल रहे थे, तो अनुमान से कम आया है मुनाफे का आंकड़ा इस वक्त। अगर आप देखेंगे नतीजों के साथ साथ स्टॉक में भी टुवर्ड्स डाउनसाइड एक रिएक्शन आता हुआ जरूर देखने को मिला है। कंपनी की आय में हालांकि बढ़ोतरी देखने को मिली है 38,235 करोड़ से 40,674 करोड़ पर मारुति सुजुकी के रेवेन्यू के आंकड़े इस वक्त देखने को मिले हैं। सो मुनाफा थोड़ा सा कम है ये रेवेन्यू का फिगर, रेवेन्यू यानी कि आय में बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन हमारे अनुमान से ये आंकड़ा जो है वो कम आया है। तो मुनाफे में भी अनुमान से कम आंकड़ा देखने को मिला है और रेवेन्यू के फ्रंट पर भी आंकड़ा जो है अनुमान से कम नजर आ रहा है। मारुति सुजुकी क्वार्टरली नंबर सालाना आधार पर ये आंकड़े हम आपको बता रहे हैं और इस बीच स्टॉक में भी मूवमेंट टुवर्ड्स डाउनसाइड देखने को मिला है। मार्जिन्स में हम एंटिसिपेट करके चल रहे थे 12% के मार्जिन्स, एक बार नंबर जैसे आएंगे मार्जिन के हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन 135 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान भी कंपनी ने किया है। सो रेवेन्यू के फ्रंट पर अनुमान से कम, लेकिन पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखेंगे रेवेन्यूज में बढ़त है। मुनाफा भी अनुमान से कम आता हुआ देखने को मिला है और 3,880 करोड़ से 3,711 करोड़ पर देखने को मिला है। तो अनुमान से भी और पिछली तिमाही से अगर देखेंगे तो भी कम यहाँ पर देखने को मिला है और साथ ही वॉल्यूम्स और वॉल्यूम ग्रोथ के लेवल्स पर भी खास तौर से नजर रहेगी। राजेश जी, आपसे आपके क्लोजिंग ट्रेड से जानना चाहेंगे ही, लेकिन मारुति सुजुकी की जहां बात चल रही है, ऑटो सेक्टर पर हम विस्तार से बात भी कर रहे थे। डिमांड आउटलुक और न्यू प्रोडक्ट को लेकर टाइमलाइंस क्या है, पर्टिकुलरली इन सारी चीजों पर खास तौर से नजर रखनी थी। इस वक्त नतीजे आते हुए दिखे और नतीजों के साथ साथ स्टॉक में डाउनसाइड रिएक्शन है। आधे % की गिरावट के साथ ये स्टॉक ट्रेड करा था, इस वक्त अब गिरावट और गहराती हुई। मारुति सुजुकी पर पहले एक आपका टेक और उसके बाद अपने क्लोजिंग ट्रेड्स बताएं। गुड आफ्टरनून मानसी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, मारुति में एक रिएक्शन जरूर आया नंबर के चलते, लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो एक कंट्रोल्ड फॉल ही यहाँ पे इसको माना जाएगा। स्टॉक ने अभी भी अपने पिछले 7-8 दिनों के अगर हम रेंज को देखें तो लोअर साइड के बैंड को अभी भी डिफेंड करने में कामयाब हुआ है। हमें लगता है यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लेवल है मारुति के लिए वो है करीब 11,650 के आसपास का। ये लेवल जब तक नहीं टूटता है यहाँ पे स्टॉक हमें लगता है एक साइडवेज कंसोलिडेशन ही दिखाएगा। 11,650 के लेवल को अगर ये तोड़ देता है, हालांकि नंबर्स ऑलरेडी आ गए, अगर रिएक्शन में 11,650 के बाद नीचे फिसलता है तो ये गिरावट एक्सटेंड होगी एंड देन फिर लोअर साइड पे 11,270-80 की तरफ भी फिसलते हुए दिख सकता है। बट एट दिस जंक्चर हमें लगता है थोड़ा वेट करना चाहिए अभी कोई भी ट्रेड लेने के लिए। हायर साइड पे जो इसके लिए रेजिस्टेंस है वो है करीब 12,000 के आसपास। तो या तो ये 12,000 के ऊपर निकले तो फिर इसमें एक शॉर्ट कवरिंग प्ले आउट होगी, या 11,650 के नीचे फर्दर सेलिंग यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए दिखेगी। तो हमें लग रहा है साइडवेज बिहेवियर रहेगा कुछ समय के लिए मारुति में अभी। अब यहाँ पे आज के ट्रेड में जो हमें स्टॉक पसंद आ रहे हैं वो दोनों ही बाइंग साइड के हैं और उसमें हमें लगता है पॉलीकैब को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। स्टॉक में अगर देखें तो पिछले 3-4 सेशन से स्टॉक कंफर्टेबली 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है और जिस तरीके से डेली वीकली टाइम फ्रेम पे स्टॉक के स्ट्रक्चर अब बने हैं, हमें लगता है पॉलीकैब में यहाँ पे 5150 के अपसाइड 5550 के अपसाइड के लिए बाय किया जा सकता है। सॉरी 5650 के अपसाइड के लिए बाय किया जा सकता है और डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस रखना है वो 5500 के आसपास के स्टॉप लॉस रखने होंगे। तो स्टॉक में अगर हम देखें तो पिछले 5-7 मिनट में एक अच्छा मूव हायर साइड पे बनते हुए दिखा है। तो अगर थोड़ा भी रिट्रेस होता है डाउन साइड में तो बाय करें। 5500 के स्टॉप लॉस से स्टॉप टारगेट होंगे 5650 के। दूसरा स्टॉक जो बाय करना है वो है इंडियन बैंक का। हालांकि आज बैंकिंग स्टॉक्स में एक दबाव जरूर देखने को मिला, लेकिन इंडियन बैंक के स्ट्रक्चर को देखें तो वीकली चार्ट पे स्टॉक ने एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट ऑलरेडी प्रीवियस वीक में किया हुआ है और करंट वीक में अगर हम देखें तो एक कंसोलिडेशन एक्टिविटी देखने को मिली है। हमें लगता है जिस तरीके की स्ट्रेंथ यहाँ पे अभी भी बनी हुई है वीकली चार्ट में डिस्पाइट ऑफ सप्लाई प्रेशर इन बैंकिंग स्पेस, हमें लगता है इंडियन बैंक का आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। 605 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है, स्टॉप लॉस रखना होगा 570 का। ठीक है, इंडियन बैंक पॉलीकैब जैसे शेयर राजेश जी के रडार पर हैं। 570 रुपए का स्टॉप लॉस, 605 रुपए का टारगेट आपको रख के चलना है इस शेयर के लिए। और
जो आज गिने चुने जो शेयर हैं हरे निशान में, उसमें ये सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। हालांकि धीरे धीरे लिस्ट फिर से लंबी हो रही है। एक वक्त ऐसा था कि सिर्फ 2 शेयर रह गए थे तेजी वाले, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि आईसीसी बैंक भी कोशिश कर रहा है हरे निशान में लौटने की। एचसीएल टेक में हल्की सी तेजी आ रही है, कुछ कुछ शेयर ऊपर आ रहे हैं। और आईटी में देख रहे हैं कि टीसीएस में और टेक महिंद्रा इन्फोसिस में फिर से अच्छी स्ट्रेंथ है 1.5% के आसपास की। आईटी को आप भारत की चिंताओं से उतने कनेक्ट करके आप ना देखिए, वो ग्लोबल लिंकेज है, स्पेशली अमेरिका से। वहां से कुछ अच्छी खबर आती है तो फिर आईटी के लिए ठीक है। 70% के आसपास के रेवेन्यू वहां से आते हैं, इसके चलते हम ये तेजी देख रहे हैं। राजेश जी, कोई आईटी शेयर नहीं चुना आपने? आईटी में आपको कन्विक्शन नहीं दिख रहा है कि ये तेजी टिक पाएगी? तो देखिए, ग्लोबल क्यूज के चलते आईटी स्टॉक्स में मोमेंटम तो जरूर बना है, और हमने देखा है कि हमारे यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स की अर्निंग्स भी ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी है, और वो मोस्ट ऑफ द प्राइस में यहाँ पे फैक्टर इन भी होते हुए दिखे। आईटी स्टॉक्स में अभी जो फ्रेश मूव बन रहा है या ब्रेकआउट जो देखने को मिल रहे हैं, वो मिड कैप आईटी स्पेस में देखने को मिल रहे हैं। और हमें लगता है यहाँ पे कोफोर्ज और परसिस्टेंट, ये 2 स्टॉक यहाँ पे फोकस में रखे जा सकते हैं। परसिस्टेंट में भी हमें लगता है आज के मूव में स्टॉक अब अपने 50 डे मूविंग एवरेज को निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। तो 5330-40 का अगर लेवल क्रॉस होता है तो यहाँ पे ये रैली एक्सटेंड होते हुए 5500 की तरफ भी बढ़ सकती है। तो परसिस्टेंट को यहाँ पे फोकस में रखा जा सकता है। वहीं कोफोर्ज का भी मूव काफी इंकरेजिंग है। और लार्ज कैप आईटी में अगर जाना है तो लार्ज कैप आईटी में हमारी पसंद टीसीएस के साथ ही रहेगी। ये स्टॉक में 20 डे मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर मिला है, तो हमें लगता है यहाँ पे अगर ये 3400 के ऊपर सस्टेन रहता है तो टीसीएस में थोड़ी स्ट्रेंथ कंटिन्यू हो सकती है, और जो कि फिर इसको 3550 की तरफ लेके जा सकती है। ठीक है, 3550, 3450 के आसपास का है। 100 रुपए की तेजी आप और देख सकते हैं। बाजार में लोअर लेवल से थोड़ी सी स्ट्रेंथ आई है। बाइंग हम देख रहे हैं कि निफ्टी की जो गिरावट है वो रह गई है करीब 125 अंकों के आसपास की, और निफ्टी बैंक 350 अंक नीचे इस वक्त कारोबार कर रहा है 54,850 के आसपास। हालांकि हमने 56,100 के आसपास तक के रिकॉर्ड हाइक लेवल देखे थे, वहां से गिरावट हो गई है करीब 1300 साढ़े 1300 अंकों के आसपास की, लेकिन लोअर लेवल से रिकवरी ठीक ठाक लग रही है। एक शेयर जहां पर कमजोरी है, सचिन जी आपसे राय जाना चाहेंगे, आईजीएल में आज कमजोरी थोड़ी ज्यादा है, और आईजीएल के साथ साथ हम देख रहे हैं कि बाकी भी जो इस स्पेस के शेयर है ना, थोड़ा सा प्रेशर वहां बिल्ड हो रहा है। आईजीएल और नीचे गिरेगा या फिर अपने सपोर्ट्स के आसपास से, सचिन जी? अभिषेक जी, मुझे लगता है कि आईजीएल के अंदर स्लाइड और वीकनेस यहाँ पर इंक्रीज हो सकते हैं, बिकॉज ऑन दी हायर साइड में 100 डीएमएस के आसपास के एक इमीडिएट रेजिस्टेंस को स्टॉक ने फेस किया है। वो लेवल्स थे करीब 190 192 के अराउंड में। मुझे लग रहा है ऑन द बॉटम साइड में एक बार 172 170 ये लेवल्स हो सकते हैं इमीडिएट टारगेट्स, जो कि स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं कमिंग डेज में। सो करंट मार्केट प्राइस से यस थोड़ी सी और वीकनेस लग रही है स्टॉक के अंदर। 170 तक के लिए टारगेट पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकता है। आईजीएल पर ये एक टिक बनता हुआ एट प्रेजेंट 3% के डाउन ट्रेंड 180 के लेवल्स के आसपास से स्टॉक ट्रेड करता हुआ। सचिन, आपके क्लोजिंग ट्रेड्स शायद आपके बताने बाकी हैं, बताएं क्या है क्लोजिंग ट्रेड्स, कौन से स्टॉक से इस वक्त आपके रेडार पर? सो पहला यहाँ पर जो है ट्रेड वो आईटी सेक्टर से ही रहेगा। स्टॉक का नाम है एम्फेसिस। ओवरऑल अगर हम देखें तो लोअर साइड से एक अच्छा रिकवरी मूव स्टॉक के अंदर कंटिन्यू हुआ है। आज हमने वॉल्यूम ब्रेकआउट स्टॉक के अंदर आते हुए देखे हैं, ग्राउंडिंग फॉर्मेशन जैसे पैटर्न्स फॉर्म होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ में पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक अपने 50 डीएमएस के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है अपसाइड पोटेंशियल यहाँ पर जो है करीब 2650 तक देखने को मिल सकता है। सो अपसाइड के लिए टारगेट रहेगा 2650। करंट मार्केट प्राइस से बाइंग करने की सलाह रहेगी। लोअर साइड में स्टॉप लॉस 2485 तक का प्लेस कर सकते हैं। दूसरा ट्रेड मेरा यहाँ पर रहेगा वो है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में। डेली चार्ट्स पर अगर हम देखें तो एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्म होता हुआ नजर आया है प्रायर डे पर, और उसके चलते आज एक फर्दर वीकनेस स्टॉक के अंदर कंटिन्यू भी हो रही है। अगर हम देखें तो करीब 2.5% के आसपास का डिक्लाइन मूव जो है वो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस आज के ट्रेडिंग सेशंस में कंटिन्यू कर रहा है। मुझे लग रहा है एक स्लाइड वीकनेस यहाँ पर जो है वो देखने को मिल सकती है फॉर द कमिंग डेज के लिए। सो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में फ्यूचर्स में शॉर्ट करने की सलाह रहेगी करीब 600 के आसपास में। अपसाइड में स्टॉप लॉस रहेगा 615 का। लोअर साइड टारगेट्स मुझे 575 तक के लिए नजर आ रहे हैं। सो वो टारगेट्स के लिए एक बार एलआईसी हाउसिंग में शॉर्ट्स इनिशिएट किए जा सकते हैं।
एक खरीदारी की एक बिकवाली के LIC हाउसिंग फाइनेंस 575 के टारगेट्स टुवर्ड्स डाउनसाइड नजर आ सकते हैं। बिकवाली की रणनीति यहां पर बनती हुई और एम्फासिस में खरीदारी की राय सचिन गुप्ता की तरफ से। यहां पर एक मजबूती का ट्रेंड है और ये ट्रेंड जो है वो बरकरार रह सकता है। राजेश जी और सचिन जी दोनों की ही ट्रेडिंग क्लोजिंग ट्रेड्स जो है आपके स्क्रीन पर उनकी स्ट्रैटेजी रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन आज बाजार बंद होने के बाद रिलायंस के नंबर्स आने वाले हैं और रिलायंस साथ साथ जियो के नतीजे दोनों पर फोकस रहेगा। और अनुमान की अगर बात करें, रिलायंस के नतीजों से अनुमान है कमज़ोर नंबर्स के। हालांकि इनके O2C, ऑयल एंड गैस, ये सारे के सारे सेगमेंट्स में किस तरह के प्रदर्शन है इस पर खास फोकस रहेगा। और साथ ही जियो के नतीजों से ठीक ठाक इनफैक्ट मजबूत नंबर्स के एक्सपेक्टेशन ज़रूर लगाई जा रहे हैं। दोनों नतीजे कैसे रह सकते हैं, सबसे पहले एक बार वरुण से जान लेते हैं अनुमान क्या कह रहे हैं रिलायंस और जियो के, उसके बाद एक्सपर्ट से टेक भी लेंगे। वरुण बताएं। देखिए, रिलायंस के अगर ओवरऑल नतीजे देखेंगे तो थोड़े म्यूटेड, थोड़े सॉफ्ट टाइप के नतीजे जो है वो आपको रिलायंस में देखने मिलेंगे। आय में महज 0.5% की बढ़ोतरी होगी, लेकिन मुनाफे में उतनी गिरावट का अनुमान हम लगा रहे हैं। 18,471 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी का मुनाफा आने वाला है। यहाँ पे अगर आप एबिटा देखेंगे तो वहाँ पे भी करीब 1% के आसपास की गिरावट होगी। मार्जिन्स 1/4% के आसपास की गिरावट वहाँ पे भी आपको देखने मिलेगी। 18% के आसपास आएंगे। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत दरअसल जो कंपनी का ऑयल टू केमिकल और ऑयल एंड गैस कारोबार है, वहाँ पे शायद आपको थोड़ा परफॉर्मेंस जो है वो वीक या फिर कमज़ोर देखने मिलेगा। देखिए, वैसे भी बेंचमार्क जो सिंगापुर GRM है, साल भर में करीब 58% के आसपास की गिरावट वहाँ पे देखने मिली है, क्योंकि जो ग्लोबल प्रोडक्ट क्रैक्स है वो थोड़े बहुत वीक हो रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट जो है कंपनी के ऑयल एंड गैस कारोबार पे पड़ने वाला है और इसके लिए ओवरऑल नतीजे जो है वो थोड़े सबड्यूड रहेंगे। एबिटा अगर आप देखेंगे ऑयल एंड गैस कारोबार का तो साल दर साल 12 से 14% के आसपास की गिरावट होगी। क्वार्टर हालांकि यहाँ पे फ्लैट रहने का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कि डीप वाटर गैस जो है वहाँ पे कीमतें बढ़ी थी 2% के आसपास की, लेकिन वहाँ पे जो KG-D6 में प्रोडक्शन है वो कमज़ोर रहने का अनुमान है। इसके लिए थोड़ा बहुत अगर आप देखेंगे तो ऑयल टू केमिकल कारोबार जो है वहाँ पे वीकनेस देखने मिलेगी। जियो में परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। रिटेल को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे एबिटा में साल दर साल 10% की बढ़ोतरी होगी, लेकिन तिमाही दर तिमाही वो कमज़ोर होगा। अब तिमाही दर तिमाही कमज़ोर क्यों होगा? क्योंकि पिछले क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो त्योहारी सीजन था, तो जाहिर सी बात है जो बेस है वो बढ़ गया है क्वार्टर। इसके लिए वहाँ पे आपको क्वार्टर गिरावट देखने मिलेगी। अदरवाइज़ अगर आप देखेंगे तो साल दर साल रिटेल भी अच्छा परफॉर्म करेगा। हालांकि जो 30-40% की ग्रोथ हम देखते थे वो शायद डिलीवर ना करे, लेकिन 10% के आसपास की एबिटा ग्रोथ जो है वो रिटेल भी डिलीवर करेगा। तो ऑयल टू केमिकल कारोबार जो है या फिर ऑयल एंड गैस का कारोबार जो है वो वीक रहेगा। जियो और रिटेल से सहारा मिलने वाला है। वरुण, शुक्रिया अनुमान हमें बताने के लिए। नतीजों के बाद नतीजे कैसे रहे वो भी आप तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे, आपको बताएंगे। आज बाजार बंद होने के बाद आने वाले हैं, तो इसके रिफ्लेक्शन जो है वो मंडे के ट्रेड्स में ज़रूर नजर आएगा। लेकिन एक्सपेक्टेशंस की अगर बात करें राजेश जी, तिमाही आधार पर रिलायंस के मुनाफे और मार्जिन्स में कटौती की संभावना है। वहीं जियो के एबिटा और एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र में बढ़त का अनुमान भी लगा रहे हैं। तो जियो ठीक ठाक नतीजे, अच्छे नतीजों का अनुमान है और रिलायंस की तरफ से कमज़ोर नंबर्स। नतीजों से पहले 1302 के लेवल्स पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ, आपकी राय क्या होगी? तो देखिए मानसी जी, स्टॉक पिछले 3 हफ्तों में देखें तो एक अच्छी रिकवरी स्टॉक ने बनाई है और 1300-1320 का जो जोन है ये इसके लिए सप्लाई जोन है। हमें लगता है 1320 के लेवल को अगर एग्रेसिवली क्रॉस करता है तो ये मोमेंटम हायर साइड पे 1370-80 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। पर टाइमिंग जैसा कि आपने कमेंट्री में बताया कि नतीजे थोड़े से वीकर साइड पे आ सकते हैं, तो फिर हमें लगता है कि 1320 एज ए सप्लाई जोन काम करेगा और स्टॉक शायद अब फिर यहाँ से फिसलता हुआ दिखे। बट ऑन द डाउन साइड अभी हमें लगता है जब तक ये 1280 के लेवल को होल्ड आउट करता है, अभी शॉर्ट का ट्रेड तो यहाँ पे हम सजेस्ट नहीं करेंगे। 1280 के ऊपर बना हुआ है तो प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉक 1320 के लेवल को क्रॉस करने में कामयाब हो और देन फिर 1370 तक की अपसाइड भी कंटिन्यू हो। तो एट दिस जंक्चर हमें लगता है रिजल्ट के पहले अभी थोड़ा वेट करना चाहिए किस तरीके से नंबर आते हैं, देन फाइनल रिएक्शन आइदर 1270 के नीचे शॉर्ट करेंगे या 1320 के ऊपर इसमें फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट करेंगे। बिल्कुल राजेश जी, तो नतीजों का इंतजार करते हैं। अगर पोजीशन है उसे बरकरार रखें, नई पोजीशन से फिलहाल दूर रहना चाहिए। एक बार नंबर्स आ जाएं, नतीजे कैसे आ रहे हैं उसका इंतजार करते हैं, उसके बाद कोई डिसीजन आगे इस पर लिया जाएगा। रिलायंस 1302 के लेवल्स पर नंबर से ठीक पहले स्टॉक में इस वक्त ट्रेड होता हुआ। लेकिन इस बीच फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। हमारे साथ राजेश जी, सचिन जी तो है ही, लेकिन फंडामेंटल एक्सपर्ट्स
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। तो बाजार में लोअर लेवल से रिकवरी की कोशिश है, लेकिन कहीं ना कहीं कश्मीर मुद्दे को लेकर थोड़ी सी तनातनी है और आगे सामने वीकेंड खड़ा है। आज शुक्रवार का दिन है, नई सीरीज शुरू तो हो गई है, लेकिन शुरुआत अच्छी हुई, लेकिन इस वक्त 160 अंकों की गिरावट है। नीचे से देखेंगे तो आपको गुड फील होगा। रजत शर्मा जी को हमने शो में जोड़ लिया है। रजत सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके 18 स्वदेश पर। रजत जी, सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं आप। मतलब आपका मैं ट्वीट अभी देख रहा था, आपने लिखा कि मार्केट इज एक्सपेक्टिंग समथिंग बिग ऑन द वीकेंड। क्या लग रहा है आपको, क्या हो सकता है सर? वो ट्वीट मैं उस लिहाज से लिख रहा था अभिषेक, बिकॉज मैं अभी जितने लोगों से बात कर रहा हूँ सुबह से, क्लाइंट से और बाहर जब मैं गया तो सबका एक ही एक्सपेक्टेशन है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। लंबा वीकेंड है, थोड़ा बेच के चले। किसी के पास कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, बट जिस तरीके से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आर्मी के ड्रिल्स चल रहे हैं, लोग ट्विटर पे बात कर रहे हैं, हो सकता है कुछ ना कुछ स्कर्मिशेस हों या हो सकता है कोई ना कोई बड़ा एक्शन लिया जाए। तो उस वजह से आई बिलीव आज सडनली इतने दिन के बाद जो तेज गिरावट आई है, इसीलिए आई है कि काफी लोग बेच के चल रहे हैं। दैट्स ऑल आई सेड। उसका रीजन यही है, जनरल सेंटिमेंट ऐसा ही है मार्केट का कि काफी लोग बेच के चलना चाह रहे हैं। देखिए, बात तो सही है रजत जी। ये देश बड़ा कमाल का है। इसमें करीब करीब 60-70% लोग क्रिकेट के एक्सपर्ट होंगे और 50% लोग पॉलिटिक्स अच्छे समझते हैं, तो ओपिनियन देते हैं। लोकतंत्र है, सोशल मीडिया का जमाना है। आप जरा ये बताइए कि इसके अलावा बाजार में आपको क्या कोई प्रॉब्लम दिख रही है, या फिर आपको लगता है कि चीजें ठीक हो गई हैं? डैमेज कंट्रोल काफी ज्यादा हुआ है, अर्निंग्स की शुरुआत हुई है, बहुत एनकरेजिंग तो नहीं है लेकिन खराब भी नहीं है। अर्निंग्स भी अभी तक के जो नतीजे रहे ठीक ठाक रहे हैं। बिल्कुल। आई थिंक अगर मैं उन कंपनियों की बात करूं जिन कंपनीज की अर्निंग्स मैं काफी क्लोजली देख रहा था, जैसे HDFC बैंक जो हमारे पोर्टफोलियो में है, मेरा फेवरेट स्टॉक है। मैंने अभी रेकमेंड किया इसको, हमने पिछले साल के एंड पे और इस साल के बिगिनिंग पे मेजरली ऐड किया है। तो उसके अर्निंग्स काफी अच्छे आए, और उसके अर्निंग्स अच्छे आने का रीजन ये है कि उनका डिपॉजिट ग्रो किया है। चाहे नेट प्रॉफिट इतना इंप्रूव ना हुआ हो जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट डिपॉजिट्स ग्रोथ उनका सबसे बड़ा चैलेंज वही था। और यही मैं कह रहा हूं कि आने वाले टाइम में प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग के डिपॉजिट्स काफी ज्यादा ग्रो करेंगे, क्योंकि बहुत सा पैसा जो पहले ट्रेडिशनली डेट फंड्स वगैरह में लग रहा था वो वापस बैंकिंग चैनल में आएगा। तो बैंकिंग सेक्टर में मैंने देखे उनके नतीजे अच्छे हैं। एक जो सेक्टर मैंने रेकमेंड भी किया है, मैं बताऊं, जैसे FMCG, उसमें मेरे को लगता है रिजल्ट्स में कहीं ना कहीं थोड़ी खराबी है। चाहे आप हिंदुस्तान यूनिलीवर के रिजल्ट्स देख लें या नेस्ले के देख लें, और उसका हमने काफी एनालाइज भी किया अंदर हमारी इन हाउस टीम ने। हमने देखा कि सबसे मेजर रीजन उसका यही है कि वो अर्बन कंजम्पशन थोड़ी स्लो डाउन हुई है, और वो क्विक कॉमर्स जो है उसको बहुत अच्छे से अडेप्ट नहीं कर पा रहे। और उसका काफी ऑब्वियस सी बात है कि पहले जब ये कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स बेचती थी तो ये रैक स्पेस लेती थी। किसी भी सुपरमार्केट में या किसी भी दुकान पे, ग्रोसरी स्टोर में आप जाओ तो कीमत लगती थी उस हिसाब से कि आप मेरा प्रोडक्ट कहाँ स्टोर करेंगे, फर्स्ट रैक में, सेकंड में, थर्ड में या सबसे नीचे। और उस हिसाब से ग्रोसरी स्टोर वाला रखता था, जब बिक जाएंगे तो आप पैसे ले जाना। अब अर्बन स्पेस में क्विक कॉमर्स इतनी तेज ग्रो कर रहा है कि अगर आप देखें नेस्ले की सेल्स भी, कॉफी ब्रांड 50 किस्म के कॉफी ब्रांड है, और ब्लिंकिट पे जब आप सर्च करें कॉफी तो एक ही पेज पे सब कुछ खुल जाता है। सेम विद हिंदुस्तान यूनिलीवर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, इन सारे ही सेगमेंट्स में क्विक कॉमर्स से कंपटीशन बहुत जबरदस्त ग्रो किया है। अब आपको सिर्फ एक दुकान नहीं है जिसमें आप वही 10 आइटम रख सकते हैं, आप 1000 आइटम रख सकते हैं, खासकर अर्बन स्पेस में। तो वहां पे मेरे को लगता है ये थोड़ा स्लो डाउन परसिस्ट कर रहा है, और इन कंपनियों को काफी पैसा खर्च करना पड़ेगा क्विक कॉमर्स में टू कम बैक। बट हाँ, जैसा आपने कहा कि अभी तक जो रिजल्ट्स आए हैं, यहाँ तक कि IT के भी जो नंबर्स आए हैं, और जैसा ट्रेंड उनका, गाइडेंस उनका है, इतना खराब नहीं लगा मेरे को जितना अभी मैं लार्सन एंड टूब्रो टेक्नोलॉजी का देख रहा था। उन्होंने पहली बार अपना रिकॉर्ड रेवेन्यू पोस्ट किया, हालांकि नेट प्रॉफिट उनका थोड़ा गिरा है, बट काफी उन्होंने पेटेंट फाइलिंग्स की है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। सो आई थिंक IT के नंबर्स भी काफी इंकरेजिंग है। मेरा सेंस ये है सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर में हमारे अर्निंग्स काफी इंप्रूव करने चाहिए। 2-3 फैक्टर्स हैं उसके। एक तो टैरिफ्स में इंडिया ने सबसे पहले डील मेकिंग की है अमेरिका के साथ, और सबसे पहले क्लैरिटी यहीं आई है। सेकंड, काफी सारा बिजनेस, जैसा हम रोज अखबारों में पढ़ रहे हैं, चाइना से उठ के इंडिया में आ रहे हैं, और चाइना पे टैरिफ अभी भी आए। और तीसरी, अगर मैं एक और ऐड कर दूं तो जो इस साल इनकम टैक्स स्लैब्स बढ़ गए हैं, उससे
कंजम्पशन काफी ड्राइव होगी, क्योंकि ये पहला साल होगा जब इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट का फायदा लोग उठाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। और है कुछ तमाम कंसर्न्स है, और जब पर्टिकुलरली इन तमाम सेक्टर्स की हम बात करते हैं जैसे कि एफएमसीजी वगैरह, उनके लिए रूरल और अर्बन डिमांड के फ्रंट पर क्या कुछ निकल कर आ रहा है उस पर भी खास तौर से फोकस रखना पड़ता है, और इसी के चलते वहाँ पर न्यूज़ फ्लोज और साथ ही सेंटिमेंट्स डेवलप होते नजर आते हैं। इस बीच लगातार नतीजे एक के बाद एक आ रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक के नंबर्स थोड़ी देर पहले आए, नतीजे ठीक ठाक हैं, अच्छे रहे। इनफैक्ट मुनाफे के फ्रंट पर इजाफा हुआ है, 2042 करोड़ से कंपनी का मुनाफा 2976 करोड़ पर जाता हुआ दिखा है। कंपनी के रेवेन्यूज की अगर बात करें, रेवेन्यूज का आंकड़ा भी बड़ा है, 7550 करोड़ से कंपनी की आय जो है 9041 करोड़ पर जाती हुई दिखी है। तो ये तो हुए हिंदुस्तान जिंक के नतीजों की बात। और अभी अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नंबर्स भी आप अपने स्क्रीन पर फ्लैश होते देख रहे हैं, ठीक ठाक नंबर्स वहां पर भी कहे जाएंगे। इनफैक्ट मजबूती की साइड ही नतीजे हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम में करीब 21% की बढ़ोतरी, 3117 करोड़ सालाना आधार पर कंपनी की एनआईआई का फिगर जो है विद 21% इंक्रीज आता हुआ दिखा है, और साथ ही मुनाफे के फ्रंट पर करीब 22% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। सो दोनों ही नतीजे अच्छे हैं, लेकिन बाजार का सेंटिमेंट जो है, मूड माहौल जो है खराब है, इसके चलते स्टॉक में रिएक्शन इस वक्त तो नहीं नजर आ रहा है। इस पर आगे विस्तार से टेक्निकल अपडेट भी लेंगे हिंदुस्तान जिंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र दोनों पर। लेकिन हमारे साथ अशेषा जुड़ गई हैं बिग एक्शन स्टॉक्स लेकर, ताकि उनसे जानते हैं कि इस वक्त बिग एक्शन स्टॉक्स की कैटेगरी में कौन से शेयर्स शामिल हैं। अशेषा बताइए। बिल्कुल, तो आज बिग एक्शन स्टॉक्स में सबसे पहले एक नतीजों वाला काउंटर की ही शुरुआत करेंगे, और वो है मारुति सुजुकी। कुछ समय पहले नतीजे आए और नतीजे अनुमान से काफ़ी कमज़ोर रहे हैं। स्पेशली मार्जिन्स की बात करें तो 10.5% पर मार्जिन्स आए हैं वर्सेस 12% जो ईटी नाउ पोल था, तो अनुमान से डेफिनेटली कमज़ोर नतीजे, जिसके चलते स्टॉक रिएक्शन भी दिखा है। तो मारुति सुजुकी के नतीजे कमज़ोर, और उसके बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या निकल कर आती है उस पर भी सबकी नज़र रहेगी। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया, याद रखें सुबह भी हमने इस स्टॉक पर चर्चा की थी जब ब्लॉक डील हुई थी, लेकिन उसके बाद सब्सक्रिप्शन डेटा निकल कर आया जो काफ़ी कमज़ोर है, जिसके चलते 4.5% की गिरावट के साथ अब ये स्टॉक कारोबार करता हुआ। कंपनी के लॉसेस, कंपनी ने सब्सक्राइबर्स फिर एक बार फरवरी के महीने में खोए हैं। करीब 20,720 सब्सक्राइबर्स कम हुए हैं कंपनी के फरवरी के महीने में, तो काफ़ी कमज़ोर डेटा, ऑपरेशनल डेटा कंपनी से, जिसके चलते वोडाफोन आइडिया गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ। आईटी सेक्टर पर भी नज़र डालते हैं। ये अकेला सेक्टोरल इंडेक्स है जो आज के सत्र में हरे निशान में कारोबार कर रहा है। हाँ, साइंट के नतीजों के बाद 6% की गिरावट लिखी, लेकिन उसके बावजूद कई सारे स्टॉक्स में अच्छी खासी तेज़ी भी इस सेक्टर में दिखी है। एम्फोसिस की बात करें तो 5% ऊपर आज सुबह ही एम्फोसिस के नतीजे भी काफ़ी अच्छे रहे। कोफोर्ज में 3% की तेज़ी दिखी है, वही परसिस्टेंट सिस्टम्स भी 3% की तेज़ी के साथ कारोबार करता हुआ। तो आईटी सेक्टर के कई सारे स्टॉक्स में आज अच्छा एक्शन दिखा है। सीमेंट स्टॉक्स की बात करते हैं, हाल फिलहाल में प्राइसिंग को लेकर काफ़ी प्रेशर रहा है, लेकिन उसके बावजूद कई सारे स्टॉक्स 52 वीक हाई लेवल्स पर कारोबार करते हुए। अल्ट्राटेक सीमेंट की हमने चर्चा कल के सत्र में भी की थी, जहां पर अच्छी खासी तेज़ी वहां पर दिखाई दे रही थी। सोमवार को अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजे आते हुए दिखेंगे। वो स्टॉक 52 वीक हाई पे कारोबार करता हुआ। डालमिया भारत और जेके सीमेंट भी 52 वीक हाई लेवल्स पर है। इसके अलावा डिफेंस स्टॉक्स की बात करते हैं, यहाँ पर आज के सत्र में कमजोरी दिखी है। इनफैक्ट गार्डन रीच शिप बिल्डर्स की बात करें तो 6% की गिरावट के साथ निफ्टी 500 इंडेक्स के टॉप लूजर्स में ये स्टॉक शामिल है। और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के अलावा मास्काव डॉक की बात करें, भारत डायनामिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, सभी स्टॉक्स में 2 से 2.5% की गिरावट दिखी है। तो आईटी सेक्टर में अच्छा एक्शन, लेकिन इसके अलावा डिफेंस स्टॉक्स में आज कमजोरी दिखी है। ओके, डिफेंस स्टॉक्स में कमजोरी, लेकिन आईटी सेक्टर में एक्शन। और इस वक्त अगर आप देखेंगे एकमात्र स्पेस आईटी सेक्टर है जो कि इस वक्त बाजार में मजबूती के साइंस दिखा रहा है। एम्फासिस, परसिस्टेंट, कोफोर्ज, टीसीएस यानी कि लार्जर आईटी प्लेयर्स और छोटी मझौली आईटी कंपनियां भी अच्छे खासे एक्शन के बीच ही कामकाज करती हुई इस वक्त नजर आ रही है। आशीषा, थैंक्स ये सारे के सारे डेटा हमें बताने के लिए। परसिस्टेंट, कोफोर्ज और एम्फासिस, जैसे कि मैं बता रही हूँ, 2 से लेकर 3% तक के गेंस यहाँ पर आईटी क्षेत्र में ही मजबूती नजर आ रही है। रजत, आपसे ही एक फंडामेंटल टेक आईटी सेक्टर पर क्विकली जानना चाहेंगे। कनेक्टिंग है, ग्लोबल मार्केट में जो कुछ होता है उसका इवेंचुअल इम्पैक्ट डोमेस्टिक आईटी कंपनीज पर भी पड़ता है, लेकिन इन दिनों नतीजों के ठीक साथ साथ आईटी सेक्टर में स्लो एंड इवेंचुअल मोमेंटम भी बिल्टअप हो रहा है। आपकी राय क्या होगी इस स्पेस पर? एक बार पहले भी बोला दैट मेरा फेवरेट सेक्टर है इस टाइम कंजम्पशन के साथ। कंजम्पशन, बैंकिंग और आईटी, इसी में हमने खरीदारी की है।
और इसके दो वजह हैं क्रॉस बोर्ड आईटी सेक्टर में। एक तो इसकी वैल्यूएशंस बहुत सस्ती थी। आईटी सेक्टर पीछे भी जब करेक्शन आई मार्केट में तो काफी ज्यादा करेक्ट हो गया था। तो स्टॉक्स लाइक इन्फोसिस, टीसीएस, कोफोर्ज, एम्फेसिस, ये सारे स्टॉक काफी अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रहे थे, वो सबसे बड़ा कारण था। दूसरा, जैसा आपने देखा फरवरी मार्च से यूएस डॉलर थोड़ा ऑल टाइम हाई पे रहा था अगेंस्ट द रुपी, अब थोड़ा डिप्रिशिएट कर रहा है। तो अब आगे आने वाले नंबर्स में उसका भी इंपैक्ट इस कंपनी को मिलेगा। और तीसरी चीज ये, आई थिंक जैसे अमेरिकन बाजार रिकवर कर रहा है गिरने के बाद, इतना टैरिफ्स की न्यूज के बाद, आईटी सेक्टर का गिरने का सबसे बड़ा रीजन यही था, स्लो डाउन इन अमेरिका, जहां इनका सबसे ज्यादा रेवेन्यू होता है। आई थिंक ये बात मार्केट को समझ में आ गई है कि कोई इतना ज्यादा स्लो डाउन अमेरिका में होने वाला नहीं है। धीरे धीरे टैरिफ्स पे क्लैरिटी आई जाएगी और 2 से 3 महीने में। इनफैक्ट अगर मैं ऐड करूं, हमने 2 आईटी के स्टॉक्स में भी काफी बाइंग की है। एक स्टॉक जो मुझे बहुत पसंद है इसमें टाटा टेक्नोलॉजीज, मैंने इसकी बात भी की थी, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। परफेक्ट एग्जाम्पल उस चीज का कि कई बार बहुत अच्छा स्टॉक बहुत महंगा होता है। तो जब भी आया था आईपीओ में, ये डिस्क्लोजर दे दूं तो मैंने कहा था 1200, 1100-1200 रुपए पे बहुत महंगा स्टॉक है। दिस इज टाटा टेक्नोलॉजीज, जो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, इंजीनियरिंग रिसर्च डेवलपमेंट में 68-70 के वैल्यूएशन पे था। तो तब मैंने इसको अवॉइड किया था और मैंने कहा था मैं इसको निचले स्तरों पे खरीदूंगा। तो अभी जहां पे 700 रुपए के नीचे है टाटा टेक्नोलॉजीज, वेरी वेरी गुड स्टॉक। आपको ये 690-700 रुपए पे बिल्कुल खरीदना चाहिए। 42-43 का वैल्यूएशन है और बहुत ही ग्रोइंग इंडस्ट्री है। होम ऑटोमेशन ले लीजिए, डिजिटाइजेशन, गाड़ियों के अंदर अब सब कुछ कंप्यूटराइज हो रहा है, आने वाले टाइम में सब ईवी होने वाला है, यही ये सब करते हैं। सो आईटी में भी 2-3 स्पेसिफिक प्लेस हैं जिसमें हम काफी बाइंग कर रहे हैं। तो आईटी ऑब्वियसली मेरा ये मानना है इस पूरे साल आईटी काफी, इस साल और अगले साल काफी तेज रहेगा, बिकॉज एक तो इनकी अर्निंग्स इंप्रूव होंगी और बहुत ही सस्ता हो गया था। थैंक्स फॉर दैट टेक रजत जी। तो आईटी सेक्टर पर फोकस है और इस सेक्टर पर खास तौर से नजर भी रखनी होगी। बैंक्स, फाइनेंशियल्स, आईटी और एफएमसीजी, इन तीनों सेक्टर से नतीजों का सिलसिला जो है कह सकते एक तरह से शुरू होता हुआ तो दिख चुका है। मिडवे ऑलमोस्ट आते हुए अब नतीजों के दौर में हम ऑन दिस नोट एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार चर्चा को जारी रखेंगे, आप बने रहें। इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब आप पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं तो आप पहले अपना कोर पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे और कोर पोर्टफोलियो में आप थोड़े कंसिस्टेंट प्रोडक्ट्स रखेंगे। आप जितने वॉलेटाइल प्रोडक्ट्स को या कैटेगरीज को आप अपने कोर एसेट्स में डालते जाओगे, आपका पोर्टफोलियो उतना ही वॉलेटाइल होता जाएगा। हम समझते हैं कि जो कोर पोर्टफोलियो होता है वो थोड़े से प्रोडक्ट्स लाइक जैसे आपका लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, ऐसे टाइप की कैटेगरीज में आपको अपना कोर पोर्टफोलियो इन्वेस्ट करना चाहिए। जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स हैं उनको तो आप ट्रेडिशनल वे में इन्वेस्ट करें, ट्रेडिशनल तरीके से उन गोल्स का प्लान बनाएं। सेंटिमेंटल इन्वेस्टिंग, जब उसके बाद आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है और आप इस एक्सपीरियंस को लेना चाहते हैं अपनी नॉलेज के लिए, अपनी लर्निंग के लिए, तब आप सेंटिमेंटल इन्वेस्टमेंट कीजिए। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। दुनिया को दिखता है तुम्हारा अड़ना, मैं देखता हूं तुम्हारा अपनी सोच पे कायम रहना। दुनिया को दिखती है जिद, मुझे बस एक प्यारा सा दिल। पता है, पापा को दिखती है एक 16 साल की लड़की जो अपनी कहानी खुद लिख रही है, और ये बात सबसे कीमती है, इसलिए तुम्हारे लिए सिर्फ नेचुरल डायमंड्स। वेरी ब्यूटीफुल। मेकअप वाला भी आता ही होगा। मेकअप ऐसा करवाना कि सब देखते रह जाएं। भरोसा रखो मैडम, ऐसा मेकअप करूंगा कि सबके होश उड़ जाएंगे।
कहीं ऐसा ही कुछ आपके इन्वेस्टमेंट के साथ ना हो जाए। अपनाइए भरोसे की चॉइस और स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओज में इन्वेस्ट कीजिए बिंदास। डाउनलोड चॉइस फिनेक्स टुडे। इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बाजार में हम उतार चढ़ाव देखते रहे, लेकिन बाजार में कमजोरी फिर से थोड़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। निफ्टी की गिरावट हो गई है 200 अंकों के आसपास की। हालांकि 24,000 के लेवल को बचा के निफ्टी ने फिलहाल रखा हुआ है। और निफ्टी बैंक की जो कमजोरी है वो है 550 अंकों की, 54,650 के आसपास तक के स्तर आपको दिखेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमारी टिकट टीम ने मोतीलाल ओसवाल के नतीजों को हाईलाइट किया और घाटे का फिगर आया है। हालांकि आय बढ़ी है 4-5% के आसपास का, लेकिन घाटा काफ़ी ज़्यादा है। क्या ये वन ऑफ है, वन टाइम है? किस लिए घाटा आया है ये ज़रा समझेंगे जब नतीजे थोड़े विस्तार से आ जाएंगे तो। लेकिन शेयर देखिए दिन के निचले स्तर पर है 9%। बिग क्रैश है ये, बिग एक्सीडेंट। इनफैक्ट इसको हम आज क्या कहेंगे, 688 रुपये का भाव हो गया। और हमने देखा था कि 650 से लेकर 850 करीब ये रैली जो थी 200 रुपए के आसपास की, फटाफट तेज कदमों से मोतीलाल ओसवाल ने हासिल की थी। एक राय इस पर जरा जानते हैं। राजेश जी, आपसे व्यू जानना चाहेंगे। ब्रोकिंग वाली जो कंपनीज थी हाल फिलहाल ठीक ठाक चल रही थी, और मोतीलाल ओसवाल में खास चीज ये कि इसमें तो एमसी वाला बिजनेस है और प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट वाला बिजनेस है, तो इसमें तेजी ज्यादा आ रही थी। रिएक्शन तो आते हुए दिखा है रिजल्ट का, और जिस तरीके से स्टॉक ने एक शार्प करेक्शन दिखाया है, हमें लगता है ये यहाँ पे फर्दर और भी सेलिंग प्रेशर बनते हुए दिख सकता है। 660 की तरफ स्टॉक फिसलते हुए दिख सकता है। हायर साइड पे जब तक अब ये स्टॉक 730 के लेवल को रिगेन करने में कामयाब नहीं होता है, हमें लगता है इसके लोअर साइड के टारगेट 660-650 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। तो 30 के ऊपर अगर नहीं निकला तो 660 की तैयारी आप कर लीजिए। बीचों बीच ऑलमोस्ट ये शेयर खड़ा है। 9% की तेज गिरावट, 757 आज का इसका हाई है, और वहां से लगातार ये शेयर कमजोर होकर अब दिन के निचले स्तर पर है। एक और एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं, कोटक सिक्योरिटीज के अमोल आठवाले हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमोल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। आपके स्टॉक से शुरू कर लेते हैं। अमोल जी बताइए, आज थोड़ा ट्रिकी रहा होगा खोजना इस वोलेटाइल माहौल में, फिर भी आपने क्या खोजा है? आपके स्टॉक्स कौन से हैं आज के? जी, लीडर्स के साथ जाना चाहूंगा। आज मार्केट में दबाव है, एडवांस डिक्लाइन रेशो भी काफी खराब है और मिड कैप में जबरदस्त सेलिंग है, तो नेचुरल फोकस जाएगा जो अच्छे करेक्शंस और या अच्छे सपोर्ट्स लेवल पे अवेलेबल है। उसमें से पहला मैं स्टेट बैंक के साथ जाना चाहूंगा। 800 के आसपास चल रहा है, पोजिशनली टारगेट निकल कर 840 के, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 780 का। एक डिसेंट करेक्शन हुआ है स्टॉक में, मतलब अभी भी थोड़ा सा दबाव में है, बट लार्जर टेक्सचर अगर हम चार्ट का देखते हैं तो वो पॉजिटिव साइड पे है, और यहीं पे 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से अगर रिवर्सल आता है तो वापस ये एक फ्रेश अप ट्रेंड भी पकड़ते तो 840 के लेवल निकल के आ रहे। दूसरा मैं डीएलएफ के साथ जाना चाहूंगा। 655 के आसपास है, ये भी पोजिशनल है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 690 700 के, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 640 का। एक तो वीकली में डबल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन है। दूसरा जो रैली हुआ था बीच में, उसके रिट्रेसमेंट सपोर्ट्स के आसपास स्टॉक अवेलेबल है। लेवल्स अच्छे हैं, रिवर्सल के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बट ये लेवल अगर सस्टेन होता है तो चांसेस काफी ब्राइट है कि डीएलएफ में एक फ्रेश बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। मैं सोच ही रहा था कि ये जो प्रॉपर्टी स्टॉक्स में जो गिरावट आ रही है एक रैली के बाद, क्या इसको बाय करना है, कॉन्ट्रा प्ले लेना है? अमोल की इस पर डीएलएफ पर खरीदारी की सलाह है 690 और 700 रुपये के टारगेट के लिए। और दूसरा जो शेयर है वो है एसबीआई का। ठीक है। अच्छा, वोडाफोन आइडिया को लेकर सचिन आपसे ज़रा व्यू जानना चाहेंगे। 6% नीचे सब्सक्राइबर घटने की खबर आई। पता नहीं कौन से लोग हैं जो दिल लगा के रखते होंगे इस शेयर से, उम्मीद पता नहीं क्या होगी। 7.5 रुपये के आसपास का भाव है। क्या रणनीति होनी चाहिए वोडाफोन आइडिया में? जो ओवरऑल भी देखे तो एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। ऑन दी हायर साइड में ना 8.30 8.40 वो एक इमीडिएट हर्डल अभी के लिए स्टॉक में बना हुआ है, और 8.20 के आसपास से आज हमने यहाँ पर वापस से एक सेलिंग प्रेशर साबित होता हुआ देखा है। मुझे लगता है न्यूज बेस्ड मोमेंटम ज्यादा है स्टॉक के अंदर रादर देन द टेक्निकल या फिर जो नॉर्मल्स। अगर हम अदर स्टॉक से कंपेरिजन करें तो वैसे कुछ मोमेंटम्स है नहीं। मुझे लगता है अगर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बाइंग देखना चाहता है तो फिर इस टाइप के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में या फिर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इस टाइप के स्टॉक्स में कोई अपॉर्चुनिटी
अपॉर्चुनिटी यूजुअली मिलती नहीं है। सो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई देख रहा है 8.20 विल बी द इंपॉर्टेंट लेवल ऑन द हायर साइड। मुझे लगता है अगर वो लेवल्स ब्रेक होते हैं तो फिर पॉसिबली टारगेट करीब 8.909 तक के लिए देखने को मिल सकता है। अभी के लिए इमीडिएट सपोर्ट अगर हम देखें तो करीब 7.107 के आसपास में जो है वो एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल जो है स्टॉक बना हुआ है। ठीक है, तो ये एक टेक आपको मिलता हुआ। इस बीच मार्केट में कमजोरी तो है ही, और इस कमजोरी में एडवांस डिक्लाइन रेशियोज पर भी एक नज़र होनी चाहिए, जहां डिक्लाइंस का पलड़ा इस वक्त भारी है, और इंडिया विक्स पर भी एक नज़र ज़रूर रखिएगा, बिकॉज फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स का भी वापस बढ़ना 17-18 के लेवल्स के आसपास ऑलमोस्ट 5% की बढ़त, ये कंसर्न बिल्कुल साबित होती हुई दिखेगी। इस बीच मिड कैप इंडेक्स में चुनिंदा स्टॉक्स हैं जो कि इस वक्त वर्कआउट कर रहे हैं, और ये चुनिंदा स्टॉक्स जो है वो आईटी सेक्टर से जुड़े हुए ही हैं। एम्फासिस, परसिस्टेंट, कोफोर्ज, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, ये सारे के सारे स्टॉक्स है जहां पर आज एक्शन के साथ फिलहाल कामकाज, और जो 4-5 नाम है उसमें यही सारे स्टॉक्स हैं जो कि शामिल हैं। आईटी सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, मिड कैप आईटी स्पेस में भी परफॉर्मेंस। राजेश जी, परसिस्टेंट सिस्टम्स कंपनी के नतीजे आए थे, नतीजे अच्छे आए, उसके बाद स्टॉक ने मजबूती दिखाना शुरू किया, और ये कल से ही अच्छा चल रहा है, और आज के सत्र में भी 3% की गेंस दिखा रहा है। तो मानसी देखिए, स्टॉक में अच्छी रिकवरी बनी, और आज भी अगर हम देखें तो मिड कैप आईटी स्पेस में आज भी बाइंग इंटरेस्ट है, और परसिस्टेंट में देखें तो ये अपने 50-डे मूविंग एवरेज के आसपास ही उसको निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। 53.20, 53.30 के लेवल अगर ये क्रॉस करता है, 53.30 के लेवल अगर ये क्रॉस करता है तो यहाँ पे मोमेंटम 5400 की तरफ, 5450 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो नियर टर्म चार्ट पे स्ट्रेंथ दिख रही है, यहाँ पे बने रहा जा सकता है। अभी भी हमें लगता है कि यहाँ पे अगर ये स्टॉक 5240 के लेवल को होल्ड आउट करता है तो पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक 5400 की तरफ बढ़ता हुआ दिखे। 5400, 5500 के लेवल्स भी नजर आ सकते हैं। एक रिकवरी अटेम्प्ट कर रहा है मार्केट, लेकिन आज वॉलेटाइल है बाजार, और किसी भी तरह की अपसाइड या डाउनसाइड पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस वक्त अगर आप देखेंगे तमाम इंडेक्सेस में रिकवरी नजर आ रही है। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 600 अंक रिकवर करता हुआ, निफ्टी में करीब 250 अंकों की रिकवरी, जहां हम कमजोरी देख रहे थे वहां से आ रही है। मिड कैप स्पेस भी निचले स्तरों से करीब 600 अंकों की रिकवरी इस वक्त दिखा रहा है, और सेंसेक्स में ऑलमोस्ट 750 पॉइंट्स की रिकवरी है। लेकिन जैसे कि बुलेटिन की शुरुआत में हमारे एक्सपर्ट्स आपको बता रहे थे, बेहद एहतियात बरतना। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, मंडे, नए हफ्ते की शुरुआत में कोई पोजीशन या कोई डिसीजंस लेने की चेष्टा करनी चाहिए। इस वक्त मार्केट को सिर्फ वॉच लिस्ट में ही रखा जाना चाहिए। कुछ नतीजे आए थे, और इन नतीजों पर भी एक बार बात होनी चाहिए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र और हिंदुस्तान जिंक के नतीजे आए थे, दोनों ही नंबर्स जो हैं अच्छे थे, लेकिन मार्केट के डाउनफॉल या मार्केट में कमजोरी का इम्पैक्ट है जो कि नंबर्स में रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा है। सचिन, एक राय आपसे जानना चाहेंगे। बैंकिंग प्लेयर्स पर अभी थोड़ी देर पहले अमोल भी अपना नजरिया बता रहे थे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर आपका टेक क्या होगा? हिंदुस्तान जिंक पर आपकी राय क्या होगी? सबसे पहले अगर बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें तो एक रेंज में ही ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। रिजल्ट्स के बाद में कुछ मेजर इंपैक्ट्स अभी भी स्टॉक के ऊपर देखने को नहीं मिले। लोअर साइड में सपोर्ट्स अच्छे बने हुए हैं, अभी के लिए करीब 48 के आसपास हम कंसीडर कर सकते हैं। मुझे लगता है इमीडिएट ब्रेकआउट जोन रहेंगे करीब 51 और 52 के ऊपर। इवन मुझे लगता है 52 अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो पॉसिबली 55-56 तक के लिए मोमेंटम अपसाइड में कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। सो बाइंग पॉइंट ऑफ व्यू से 52 के ऊपर ही एक बार मेरे हिसाब से बाइंग करनी चाहिए। 56 के टारगेट के लोअर साइड में 48 एक स्टॉप लॉस पॉइंट हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं हिंदुस्तान जिंक की। हिंदुस्तान जिंक एग्जैक्टली अपने ब्रेकआउट्स के पास ही मूव करता हुआ दिख रहा है। वर्ज ऑफ ब्रेकआउट ही है, और ब्रेकआउट के लेवल है 470 के। मुझे लगता है 470 जैसे ये लेवल्स ब्रेक होते हैं, अपसाइड पोटेंशियल टारगेट्स करीब 485 टू 490 तक के लिए देखने को मिल सकता है। सो 470 के ऊपर ही फ्रेश बाइंग की सलाह दूंगा। जो लोग ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं पोजीशंस में बने रह सकते हैं। लोअर साइड में स्टॉप लॉस रहेगा 430 का, उसके स्टॉप लॉस के साथ वेट कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग के लिए 470 वो लेवल ब्रेक होने दीजिए, उसके ऊपर एक बार बाइंग के लिए देखा जा सकता है। स्टॉक्स पर नजरिया हमें इस वक्त मिलता हुआ हिंदुस्तान जिंक और साथ ही बैंक ऑफ महाराष्ट्र। कमजोरी है, नतीजे मजबूत पॉजिटिव आए, बावजूद इसके इस वक्त मार्केट के सेंटिमेंट्स के साथ साथ चलते हुए स्टॉक्स
अमोल जी, गुड आफ्टरनून। अभी बैंकिंग प्लेयर पर आप अपना टेक बता रहे थे, सरकारी कंपनियों पर भी आपकी एक राय जानना चाहूंगी। सरकारी कंपनियों के शेयरों में दबाव नजर आ रहा है। गेल, आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल ऑलमोस्ट 2 से 3% की कमजोरी दिखा रहे हैं। वहीं पीएफसी और आरईसी के स्टॉक प्राइस में भी ऑलमोस्ट 3 से 4% की गिरावट है। पिछले दिनों पीएफसी, आरईसी पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई थी। इस गिरावट को किस तरह से देखना चाहिए और इन तमाम प्लेयर्स में से क्या गिरावट में कहीं अपॉर्चुनिटी डेवलप हो रही है? लगता है कि एक गेल जैसा स्टॉक है जो एक अपने अप ट्रेंड बना के रखा है। एक तो मार्केट जहाँ पे बाउंस बैक हुआ था वहां पे उसने कंट्रीब्यूट भी किया है, हायर हाई हायर लोज फॉर्मेशन मेंटेन भी रखे, तो ये मैं इसको करेक्शन पकड़ सकता हूँ। रिट्रेसमेंट लेवल पे जरूर ध्यान दिया जा सकता है। 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज आता है 182 के आसपास, वहां पे आई थिंक मुझे लगता है कि एक सपोर्ट लेगा और उसके बाद अगर रिवर्सल होता है तो ये स्टॉक में एक वापस से बुलिश अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम आईओसी देखेंगे तो ये भी थोड़ा सा आज तो करेक्ट हुआ है। आज का दिन अगर मैं छोड़ देता हूं तो भी इसके ब्रॉडर फॉर्मेशन है जो काफी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। एक बार बुलिश मोमेंटम पकड़ लेता है तो एक कंसिस्टेंटली एक अप ट्रेंड में बना हुआ है ये स्टॉक। मुझे लगता है थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, बट रिवर्सल के ऊपर जरूर ध्यान रहेगा। आई थिंक रिवर्सल का लेवल रहेगा 137 का, उसके ऊपर अगर जाता है तो बुलिश सेंटिमेंट हम आने वाले दिनों में और बढ़ता हुआ देख सकते हैं। और पीएफसी में अगर हम देखते हैं तो पीएफसी में थोड़ा मैं संभल के चलूंगा। 2 करेक्शन के बाद स्टॉक में एक डबल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन हुआ है और आज का जो डीप है वो काफी शार्प है। मुझे लगता है थोड़ा वेट एंड वॉच का अप्रोच रखना पड़ेगा। ठीक है, गेल पर पीएफसी पर राय अमूल की टेक्निकल लिहाज से। रजत जी, ये जो एनर्जी वाली जो शेयर हैं, पावर वाले जो शेयर हैं, क्या आपको लगता है कि ये थीम थोड़ी और अभी चलेगी? लोगों ने पैसे तो बना लिए हैं, इन द कह सकते हैं कि सीजन के मिडिल में आ खड़े हैं, गर्मियां 2 महीने से ऑलमोस्ट शुरू हो ही गई थी। आप जरा बताइए कि कहाँ पर आपका कन्विक्शन है। और दूसरी चीज़, एक पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर आपसे राय जानना चाहूँगा, वो है सुजलॉन का। कल परसों खबर आई थी कि एनटीपीसी ग्रीन्स इनको करीब 450 मेगावाट का ऑर्डर मिला है। सुजलॉन को आप स्टडी कर रहे हैं क्या? उसमें मौके बन सकते हैं? सुजलॉन को स्टडी नहीं करता। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि रिन्यूएबल्स में तेजी आनी तो चाहिए और इन कंपनीज को प्रॉफिट होना चाहिए आने वाले टाइम में, लेकिन अभी उसमें टाइम है। उससे पहले जो ट्रेडिशनल हमारे एनर्जी के प्लेज हैं उन्हीं के स्टॉक में ज्यादा फोकस रहेगा। फ्रॉम टाइम टू टाइम ये स्टॉक्स मूव जरूर करेंगे। जहां तक एनर्जी का सवाल है, मुझे लगता है सारे ही स्टॉक्स, चाहे पावर जनरेशन के हों चाहे ट्रांसमिशन के हों, बहुत चल चुके हैं और यहां से ये कुछ कूल ऑफ होंगे। तो एनर्जी में अगर आप मुझसे पूछें तो मेरा फोकस अभी भी क्रूड ऑयल और ऑयल एक्सप्लोरेशन और यहाँ तक कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की तरफ ज्यादा है। तो जो स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में है उनमें से आईओसी एंड ओएनजीसी, और उन दोनों का रीजन आई थिंक हाई डिविडेंड डील, तो मैं वो डिविडेंड स्टॉक्स के लिहाज से उनको रख रहा हूं। लेकिन जहां तक सवाल है एनर्जी कंपनीज का या पावर जनरेशन कंपनीज का, जिस हिसाब से ये चल चुकी हैं, चाहे एसजेवीएन हो चाहे एनएचपीसी हो, मुझे नहीं लगता कि यहाँ से ये बहुत ज्यादा और चलती चली जाएंगी। सो टाइम टू बुक प्रॉफिट्स, मैं बोलूंगा इसको होल्ड करने से भी ज्यादा अच्छा है कि आप उसमें से अपना कुछ प्रॉफिट ले लें। ठीक है, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग करने की सलाह है और जो पसंदीदा शेयर है रजत जी ने आपको हाईलाइट करके बता दिए हैं। चलिए, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो मार्केट एट 3 का समय हो जाएगा और साथ ही हम दिल्ली भी चलेंगे, अपने रिपोर्टर को जोड़ेंगे और ये समझेंगे कि आज गृह मंत्री अमित शाह की जो बैठक होने वाली है इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर, बहुत क्रूशियल बैठक है। इसके मायने क्या हैं, क्या कुछ हो रहा है दिल्ली में, ये भी समझेंगे। आप एंजॉय करेंगे। इन एसोसिएशन विद एसबीआई, बेस्ट है सबको पता है। Beyond better, the new Tiguan R-Line. Volkswagen. डॉक्टर साहब, पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? देखिए कट कितना गहरा है। अरे भरोसा रखो, अच्छे से स्टिचिंग करूंगा। कहीं ऐसा ही कुछ आपके इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट के साथ ना हो जाए। अपनाइए भरोसे की चॉइस और स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, IPOs में इन्वेस्ट कीजिए बिंदास। डाउनलोड चॉइस फिनेक्स टुडे। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. उत्तर प्रदेश सरकार अन्नदाताओं का कर रही है कल्याण। प्रदेश में अब सशक्त और समृद्ध हो रहे हैं किसान, लहलहा रहे हैं खेत खलिहान। 2017 से अब तक गन्ना किसानों को 2,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से 2,86,00,000 किसानों को 80,000 करोड़ हस्तांतरित। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 58 लाख से भी अधिक किसानों को दी गई 47,537 करोड़ की क्षतिपूर्ति। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना से अब तक 63,000 से अधिक किसान हुए लाभान्वित। 88,746 करोड़ रुपए का धान का मूल्य DBT के माध्यम से अन्नदाता किसानों के खाते में करने का काम किया। अन्नदाताओं की समृद्धि से हो रही है उत्तर प्रदेश की उन्नति। काफी समय से अमेरिका से लंबी दूरी वाली मिसाइल दागने की अनुमति। ओ बिट्टू, खेलता ही रहेगा या सब्जी लेने जाएगा? क्या है, पैसे तो दिए नहीं आपने। तो UPI पेमेंट करके ले आ। UPI? लोकल मार्केट में कैश चाहिए तुझे, जबकि आज की डेट में सिंगापुर, फ्रांस, श्रीलंका से लेकर UAE तक अपने इंडिया का UPI चलता है। और ये बात तो पाठशाला के बच्चे बच्चे को पता है। क्या बात है मम्मी, आप तो बड़े स्मार्ट हो गए। तो तू भी हो जाना, लियो कर क्लास, आया कर पाठशाला में। परिवार का हर सदस्य कुछ ना कुछ तो सीख के जाता है जब वो पाठशाला में आता है बॉस। तो आप भी आइए। न्यूज का इकलौता फैमिली शो, न्यूज की पाठशाला, टाइम्स नाउ नव भारत पर। क्वार्टरली रिजल्ट्स के सिलसिले के बीच संभलने की पूरी कोशिश करते हुए बाजार 24,000 के इर्द गिर्द इस वक्त निफ्टी 172 पॉइंट्स के डाउन ट्रेंड्स के साथ ट्रेड करता हुआ 3 बज गए हैं। मार्केट एट 3 का वक्त है। आइए बढ़ते हैं मार्केट एट 3 की तरफ। हमारे सहयोगी आनंद शुक्ला हमारे साथ है मार्केट एट 3 यानी कि सारी की सारी खबरें लास्ट हाफ एन आवर ऑफ ट्रेड में हमें बताने के लिए। आनंद बताइए। जी हाँ मानसी, 3 बजे के तक के बाज़ार की बात करें तो जैसा हम सुबह से ही देख रहे हैं कि बाज़ार में भारी गिरावट देखने को मिल रही है भारत पाकिस्तान टेंशन के बीच में। लेकिन दोपहर तक निफ्टी में 350 अंकों की करीब गिरावट थी, लेकिन अब हल्की सी रिकवरी यानी कि 200 पॉइंट के आसपास की रिकवरी देखने को मिल रही है। और इस गिरते बाज़ार में कुछ खबरें और कुछ नतीजे आए हैं जिन पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले LIC हाउसिंग की बात करें तो LIC हाउसिंग ने जो लेंडिंग रेट है उसमें 2.25% की कटौती की है और 0.25% घटाकर 8% जो है लेंडिंग रेट कर दिया है। और जो नई दरें हैं वो 8 अप्रैल से लागू हो जाएंगी। इसके अलावा स्कॉट कुबोटा की बात करें तो वहाँ से भी एक अपडेट आया है। कंपनी 1 मई से ट्रैक्टर की कीमतों में बढ़ोतरी करने का उन्होंने अपडेट दिया है, फैसला लिया है कंपनी ने। और ये कहा है कि कुबोटा ब्रांड के अलावा बाकी सभी मॉडल में वो उनकी कीमतों में बढ़ोतरी करने जा रहे हैं। नतीजों की बात करें तो मारुति सुजुकी के नतीजे आए हैं जहां पर मुनाफा हल्का सा बढ़ा हुआ है, आय में भी हल्की सी बढ़ोतरी देखने को मिली है। एबिडा और एबिडा मार्जिन में गिरावट देखने को मिली है। एबिडा मार्जिन जो है वो 12.3% से घटकर 10.5% पर आ गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो हिंदुस्तान जिंक की जो आय है उसमें 7% की बढ़ोतरी देखने को मिली है और मुनाफे में करीब 13% की बढ़ोतरी हुई है। एबिडा मार्जिन जो है वो 50% से बढ़कर 51% के आसपास पहुंच गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अंत में बात करें बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नतीजों की, जहां पर NII में करीब 21% की बढ़ोतरी हुई है। PPOP में भी करीब 15% की बढ़ोतरी देखने को मिली है और मुनाफे में करीब 23% की बढ़ोतरी हुई है। नेट NPA और ग्रॉस NPA भी शेयर का जो है वो बढ़ा हुआ है। तो ये सारे वो 3 बजे के अपडेट थे जिनमें आज खबरों और नतीजों के दम पर एक्शन देखने को मिल रहा है।
बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी की सारी खबरें हमें बताने के लिए। एक्सचेंजेस पर लगातार खबरें हैं और ये खबरें ज़्यादातर नतीजों के लिहाज से भी हैं और उसके अलावा भी जो सारी खबरें हैं जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच निफ्टी कंपनियों में मारुति के साथ साथ जहां मारुति के नंबर्स अभी आते हुए दिखे, श्रीराम फाइनेंस पर भी फोकस है। और अगर ओवर द वीकेंड की बात करें, कुछ चुनिंदा नतीजे ओवर द वीकेंड भी आते हुए दिखेंगे, जिसमें बैंक्स एंड फाइनेंशियल से जुड़ी कुछ कंपनियां जैसे कि IDFC फर्स्ट बैंक शामिल हैं। श्रीराम फाइनेंस 675 के लेवल्स पर करीब 3% की गिरावट। राजेश जी, बैंक्स फाइनेंस का हम लगातार जिक्र भी कर रहे थे और इनफैक्ट बातचीत यही चल रही थी कि इस स्पेस में एंट्री अपॉर्चुनिटी अगर मिल जाए तो एक मौका ज़रूर ढूंढना चाहिए। क्या ये गिरावट इस वक्त जो नज़र आ रही है फाइनेंशियल स्पेस में, इसे एक एंट्री अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखना चाहिए? बिल्कुल, एक अच्छी रैली के बाद स्टॉक में एक माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और स्टॉक ऑलमोस्ट अब अपने 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है 665 660 जोन एक अच्छा सपोर्ट है नियर टर्म चार्ट पे। अगर ये 660 65 के जोन को बचाता है अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि वापस एक अच्छा पुल बैक बनते हुए दिखेगा। एंड देन इन पुल बैक में 695 के लेवल को जैसे ही ये सरपास करने में कामयाब होगा तो इसके फिर नेक्स्ट टारगेट 730 की तरफ भी आते हुए दिखेंगे। तो आई थिंक जिस तरीके का ओवरऑल मीडियम टर्म स्ट्रक्चर बने हुए बैंकिंग फाइनेंशियल के, हमें लगता है कि यहाँ पे डिप को एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज करना चाहिए। 660 665 के आसपास स्टॉक आता है तो वहां पे बाय इनिशिएट किया जा सकता है। ठीक है, 660 के लेवल्स का इंतज़ार करें, यहाँ से ऑलमोस्ट 10 से 15 रुपए और नीचे जाने का इंतज़ार करें। उन लेवल्स पर एंट्री अपॉर्चुनिटी इसमें डेवलप होती हुई नज़र आ रही है। इस बीच लगातार नंबर्स आ रहे हैं, रिजल्ट हैवी डे है और जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं। डॉक्टर लाल पाथ लैब पर एक राय बनती है, अमोल आपसे जानना चाहेंगे। 5.25% के गेंस हैं। डिफेंसिव के तौर पर फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी स्पेस कल अच्छा एक्शन दिखा रहा था, आज बाजार की कमजोरी के साथ बैक सीट पर यह स्पेस गया है। लेकिन डॉक्टर लाल पाथ लैब की मैं बात कर रही हूँ, 5.5% के गेंस इस वक्त नजर आ रहे हैं। जी, ये सवाल मेरे लिए? जी अमोल जी, आपके लिए। जी बिल्कुल। आई थिंक लाल पाथ लैब में अब भी मोमेंटम आया है, जो एकदम 27-40 के आसपास पड़ा हुआ था स्टॉक सुबह से। रिजल्ट इम्पैक्ट ही होगा शायद से, वो एकदम शार्प सर्ज हुआ है। मुझे लगता है कि ओवरऑल भी इससे पहले भी अगर हम देखते तो स्टॉक एक कंसिस्टेंटली अप ट्रेंड बना के रखा था, तो उसी फॉर्मेशन को कंटिन्यू किया। अभी जाके एक 3000 के आसपास 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज आ रहा है, यहाँ पे एक क्रूशल लेवल माना जाएगा। इसके ऊपर के क्लोजिंग ट्रेंड को और स्ट्रांग बनाएंगे। ये थोड़ा सा ट्रिकी लेवल है, वेट एंड वॉच का अप्रोच रहेगा। अगर इसके ऊपर के क्लोजिंग आना चालू हो जाता है तो एक बड़ा रेजिस्टेंस क्रॉस करता हुआ स्टॉक दिखेगा और बुलिश मोमेंटम और बढ़ने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के रहे हैं। फ्लिप साइड अगर मैं सपोर्ट लेवल के ऊपर बात करूं तो 28-40 एक ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स के लिए इमीडिएट सपोर्ट लेवल रहेगा। ठीक है डॉक्टर लाल पाथ लैब, भाव जो है फिलहाल 2936 रुपए का है, 150 रुपए की तेजी, 5.5% ऊपर। और वहां से डॉक्टर लाल पाथ लैब के साथ साथ थायरोकेयर भी चल रहा है। कल बेहतरीन सत्र, हाँ कल अच्छे नतीजे आए थे, 30% के आसपास के मार्जिन रिपोर्ट किए थे थायरोकेयर ने। उसके बाद शेयर में हमने जबरदस्त तेजी देखी और आज फिर से उसका एक्सटेंशन हो रहा है। अच्छा, मैं चेक कर रहा था कि डायग्नोस्टिक में डॉक्टर लाल पाथ लैब और ये थायरोकेयर ही चल रहे हैं। विजय डायग्नोस्टिक है, इसके अलावा मेट्रोपोलिस है, वो शेयर चल नहीं रहे हैं, तो उसमें सिलेक्टिव बाइंग हो रही है। इस बीच वायदा की एक और कंपनी नतीजे आ गए हैं, चोला इन्वेस्टमेंट के नतीजे आ गए हैं। NII यानी कि ब्याज से आय करीब 30% बढ़ी है, 3056 करोड़ रुपए की आय इनकी आई है और मुनाफे के आंकड़े का इंतजार है। लेकिन NII के फ्रंट पर अच्छे नंबर दिख रहे हैं। ये जो NBFCs थी, बैंक्स थे, स्मॉल फाइनेंस बैंक थे, उनके अपडेट जो आए थे क्वार्टरली वो भी अच्छे आए थे Q4 के 2-3 हफ्ते पहले। और अभी एक्चुअल नंबर्स आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं। अभी लाल निशान में शेयर दिख रहा था, अभी ये हरे निशान में आके कारोबार कर रहा है। राजेश जी, चोला इन्वेस्टमेंट बाकी आंकड़ों का इंतजार है, प्राइमा फेस ये नंबर ठीक दिख रहे हैं, बेटर देन एक्सपेक्टेड है ये। तो आई थिंक अभिषेक जी, स्टॉक का स्ट्रक्चर भी स्टेबल है। सीरीज ऑफ हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन है स्टॉक में, और ये जो पिछले 2-3 दिनों में हमने देखा स्टॉक में करेक्शन था, वो ऑलमोस्ट 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही पॉज लेते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है यहाँ पे भी नियर टर्म शॉर्ट टर्म के हिसाब से स्ट्रेंथ तो बनी हुई है। 1510 का लेवल एज ए स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए जिनके पास ट्रेड है ऑलरेडी लॉन्ग साइड का या फ्रेश बाय कर रहे हैं।
अगर 1510 के लेवल को होल्ड आउट करता है तो हमें लगता है ये स्टॉक वापस गोइंग फॉरवर्ड 1620 1630 की तरफ भी बढ़ते हुए दिखेगा। ठीक है, चोला इन्वेस्टमेंट को लेकर ये व्यू, बाकी आंकड़े भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल हरे और लाल निशान में ये शेयर जूझ रहा है। मुनाफा का आंकड़ा जो आया है अनुमान से थोड़ा सा बेहतर साइड पर है, फ्लैट आपको कारोबार करता हुआ दिखेगा। ठीक है, स्क्रीन के ऊपरी हिस्से में हम आपको डाल दे रहे हैं ताकि भाव आपको वहाँ पर दिखते रहे। नतीजा आने के बाद ये एक्सरसाइज हम करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको अंदाजा रहे कि शेयर में नतीजों के बाद किस तरह का मूव रह रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद हमारे दोनों एक्सपर्ट आपको BTST के दमदार ट्रेड्स देंगे। आज खास इसलिए भी है क्योंकि अगले 15 से 17 मिनटों में फ्राइडे सेशन की क्लोजिंग होने जा रही है। विदाउट मच फर्दर अडू आइए हमारे एक्सपर्ट से BTST STBT कॉल समझ लेते हैं। राजेश जी, शुरुआत आपसे करेंगे। कोई कॉल्स हैं आपकी तरफ से BTST या STBT? आई थिंक ग्रेसिम पे फोकस किया जा सकता है एज अ BTST। स्टॉक में स्टेबिलिटी है इस वोलेटाइल मार्केट में भी। अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर अभी भी यहाँ पे स्ट्रेंथ डिस्प्ले कर रहा है और हमें लगता है कि ग्रेसिम यहाँ पे और 2780 2800 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे बाय करने की सलाह ग्रेसिम में विद स्टॉप लॉस ऑफ 2700 का स्टॉप लॉस BTST के तौर पर ग्रासिम इंडस्ट्रीज। राजेश जी की तरफ से। अमोल जी, आपकी तरफ से कोई BTST या STBT कैंडिडेट? मार्केट फिर भी अभी 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास ट्रेड हो रहा है। तो एक अगर मैं करेक्शन का फायदा लेना चाहता हूँ या एक रिट्रेसमेंट सपोर्ट के बाइंग के आसपास बाइंग देखता हूँ तो एक आइचर मोटर एक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक प्रॉमिसिंग लेवल पे है। 5580 के आसपास अभी चल रहा है। मुझे लगता है कि अगर बाउंस बैक आता है तो भी 5740 5760 तक के टारगेट निकल के आ रहे और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 5510 का। मोटर्स पर एक ट्रेड बनता हुआ अमोल जी की तरफ से इस वक्त। इस बीच श्रीराम फाइनेंस अभी उसका जिक्र कर रहे थे और अभी कंपनी के नतीजे आते हुए दिखे हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम का आंकड़ा बढ़कर आया है 5087 करोड़ से 5566 करोड़ पर। सालाना आधार पर NIS यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम ब्याज से आय का आंकड़ा आता हुआ। मुनाफा 2140 करोड़ के आसपास इस वक्त पोस्ट होता हुआ देखने को मिला है। श्रीराम फाइनेंस नतीजों के साथ साथ हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 5.5-6% तक की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। अनुमान 2200 करोड़ के मुनाफे का था, जिसके सामने 2140 करोड़ के आसपास मुनाफे का आंकड़ा आता हुआ दिखा है। श्रीराम फाइनेंस के नतीजों के ठीक बाद स्टॉक में मूवमेंट टुवर्ड्स डाउन साइड इस वक्त देखने को मिली है। मेरे सहयोगी गौरव मेरे साथ जुड़ गए हैं दो शेयरों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। एक्सिस बैंक, एक तो नतीजे आए कंपनी के बैंक के और नतीजों के ठीक बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉक में टुवर्ड्स डाउनसाइड मूवमेंट्स देखने को मिली है। क्या कुछ हुआ ऐसा जिसके चलते नतीजों में डाउनसाइड मूव है? मैनेजमेंट की तरफ से क्या कुछ बयान निकल कर आए? ग्रोथ को लेकर क्या धीमी थी रफ्तार? आइए जानते हैं गौरव से। गौरव बताइए। जी हाँ, अगर हम बात करें एक्सिस बैंक के नतीजों को लेकर तो कहीं पे इनलाइन नंबर्स हमें देखने को मिले। इनफैक्ट अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी जो थी वो अबाव एस्टिमेट थी, बट प्रॉफिटेबिलिटी में एक इम्पैक्ट प्रोविजंस का भी था क्योंकि कहीं पे 800 करोड़ का एक प्रोविजन रिवर्सल आया था। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें ओवरऑल नतीजों की और अगर हम एक आउटलुक देखें और इसी को किसी दूसरे कंपनीज जो है, दूसरे पियर बैंक्स जो है, बिग प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, उनके साथ अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे कहीं पे एक इनलाइन नतीजे एक्सिस के वर्सेस अगर दूसरे कंपनीज की बात करें तो वहाँ पे जो अबाव एवरेज नतीजे थे वो एक डिफरेंस जो है एक्सिस बैंक के रिजल्ट में इस क्वार्टर में हमें देखने को मिला। इनफैक्ट अगर हम बात करें ओवरऑल FY26 के आउटलुक को लेके या फिर क्रेडिट कॉस्ट को लेके जो सुधार है वो भी कहीं पे एक्सिस बैंक में एक म्यूटेड देखने को मिला, जबकि बाकी बैंक्स की तरफ से कुछ अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ पे देखने को मिला था। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की भी बात करें तो हालांकि एक्सिस बैंक में 4 बेसिस पॉइंट का एक सुधार देखने को मिला, बट आगे जाके ये जो 100 बेसिस पॉइंट का रेपो रेट कट है इसके वजह से इम्पैक्ट जो है वो भी ब्रोकरेज ने फैक्टर इन कर लिया है। सेकेंड, अगर हम बात करते हैं लोन बुक की, यहाँ पे अगर हम बात करें तो अराउंड 7.5% का लोन बुक ग्रोथ एक्सिस बैंक की तरफ से देखने को मिला। सिस्टम से कम ही था। अगर हम बात करें अनुमान की तो अनुमान ऑलरेडी कम लोन बुक ग्रोथ की ही थे और अनुमान के इनलाइन ही आए हैं ये नतीजे, बट वहाँ पे भी कहीं पे जो डाउनवर्ड प्रेशर जो था वो देखने को मिला था क्योंकि अनुमान से थोड़े नीचे जो लोन बुक ग्रोथ है वो रहा है। तो ये एक सेकेंड पॉइंट था जहाँ पे एक्सिस बैंक की तरफ से थोड़े कम नतीजे देखने को मिले अपने पीयर्स के साथ कंपेयर करें तो। तीसरा पॉइंट है क्रेडिट कॉस्ट रेशियो का। अगर हम इस रेशियो की बात करें तो मैनेजमेंट
मैनेजमेंट का कहना यह है कि FY26 में क्रेडिट कॉस्ट जो है वो बढ़ सकता है, क्योंकि एसेट का क्लासिफिकेशन जो है वो थोड़ा और टाइटनिंग करेंगे मैनेजमेंट। पहले ही हमने थर्ड क्वार्टर में देखा था कि स्लिपेजेस ज़्यादा थे, इसी की वजह से क्रेडिट कॉस्ट भी ज़्यादा था, वो कम हो चुका है। बट आगे जाके FY26 में मैनेजमेंट का मानना यह है कि स्लिपेजेस और क्रेडिट कॉस्ट स्पेसिफिकली जो है वो ज़्यादा रह सकता है, और इसी सब के चलते हुए एक नेगेटिव इंपैक्ट जो है स्टॉक पे आज के दिन में देखने को मिला। अगर हम पॉजिटिव्स की बात करें तो डिपॉजिट्स ग्रोथ काफ़ी अच्छा था। इसी के साथ साथ ब्रोकरेजेस का मानना ये भी है कि वैल्यूएशन जो है अभी के लिए एक्सिस बैंक का वो काफ़ी अच्छे लेवल पे है। बट इन्हीं पॉजिटिव पॉइंट्स को नज़र रखते हुए भी कहीं पे एक फॉल जो है आज के दिन में देखने को मिला। मार्केट का वीकनेस एक अनदर फैक्टर था जो एक्सिस के फॉल में कंट्रीब्यूट कर रहा है। बट फिलहाल के लिए ये जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स है इसकी वजह से एक नेगेटिव इंपैक्ट एक्सिस बैंक के ऊपर हमने देखने को मिला था। ठीक है, ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जिसके चलते एक्सिस बैंक इन कंपैरिजन टू द पियर्स नतीजों के बाद भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। श्रीराम फाइनेंस मुनाफे के आंकड़े भी बढ़कर आए हैं और कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम में भी बढ़त देखने को मिली और मार्जिन के फ्रंट पर भी इजाफा, लेकिन बावजूद इसके स्टॉक में इस वक्त डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिली है। SBI लाइफ पर भी गौरव आप राय दीजिए, बिकॉज SBI लाइफ नतीजे आए, नतीजों के ठीक बाद गुड सेट ऑफ नंबर्स जिसका इम्पैक्ट देखने को मिला और उसके बाद ब्रोकरेज की बुलिश रिपोर्ट्स भी आई। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट की बात करें, 2000 रुपए के लक्ष्य के साथ खरीदारी की राय बरकरार रखी। ऐसे क्या फैक्टर्स ट्रिगर्स थे इन रिपोर्ट्स में और इन स्टॉक प्राइस में मूवमेंट के पीछे की वजह क्या है? जी हाँ, अगर हम बात करें SBI लाइफ की तो कहीं पे नतीजों की बात करें तो APE ग्रोथ जो था वो वीक देखने को मिला था। सिर्फ 2% का ईयर ऑन ईयर APE ग्रोथ जो था वो हमें देखने को मिला था। बट इसी के साथ साथ अगर हम बात करें VNB नंबर के लिए जो कि वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस होता है, वहाँ पे 9% का ग्रोथ देखने को मिला। और इसी का नतीजा अगर हम बात करें VNB मार्जिन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के लिए, वहाँ पे एक सुधार देखने को मिला। लगभग 200 बेसिस पॉइंट का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सुधार देखने को मिला था। ये जो VNB मार्जिन है वो अभी 30.3% पे है। अगर हम सीक्वेंशियली भी इसको कंपेयर करें तो लगभग 7 बेसिस पॉइंट का एक सुधार जो है इन VNB मार्जिन पे देखने को मिला और इसी का एक पॉजिटिव इंपैक्ट जो है आज के दिन में स्टॉक प्राइस पे भी देखने को मिला था। APE को अगर हम ब्रेकअप की बात करें तो कहीं पे रिटेल APE में तो अच्छी ग्रोथ थी, बट इसी के साथ साथ कहीं पे जो ग्रुप APE है वहां पे फॉल देखने को मिला और इसकी वजह से थोड़ा प्रेशर देखने को मिला था। और एक पॉजिटिव बात इस रिजल्ट के दौरान जो मैनेजमेंट ने कही थी वो है कि APE ग्रोथ जो है उसका अनुमान आगे जाके FY26 के लिए 13 to 14% के रेंज में रह सकता है SBI लाइफ के लिए, ऐसे मैनेजमेंट का कहना था। और इसी के साथ साथ अगर हम VNB मार्जिन की भी बात करें तो जैसे हमें पता है कि ओवरऑल इंडस्ट्री में VNB मार्जिन पे थोड़े जो प्रेशर है वो बना हुआ है, बट इसी के दौरान मैनेजमेंट ने कहा है कि 27 to 28% का VNB मार्जिन जो है वो बिजनेस के लिए रह सकता है। अगर हम APE ग्रोथ की बात करें तो 13 to 14% का जो रेंज है वो इंडस्ट्री ग्रोथ से थोड़ा ज़्यादा है और इसी सब का एक पॉजिटिव इंपैक्ट जो है आज के दिन में शेयर प्राइस में देखने को मिला। शेयर्स के बाद जैसे आपने कहा कि कहीं पे ब्रोकरेजेस की तरफ से भी काफ़ी बुलिश व्यू जो है वो देखने को मिला था और इसी के साथ साथ अगर हम स्टॉक प्राइस की भी बात करें तो आज के गिरते हुए मार्केट में भी एक अच्छा मोमेंटम जो है इस स्टॉक में हमने देखने को मिला था। एब्सोल्युटली गौरव, बहुत शुक्रिया आपका दोनों ही स्टॉक्स पर डिटेल टेक हमें बताने के लिए। SBI लाइफ पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स और उसके बाद पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जिसका सपोर्ट मिलता हुआ और स्टॉक में कमजोर बाजार में भी हम देख रहे हैं मोमेंटम के साथ कामकाज देखने को मिल रहा है, लेकिन मोमेंटम श्रीराम फाइनेंस में नहीं नजर आ रहा है। राजेश जी, एक बार फिर से रिविजिट करना चाहेंगे, नतीजों से ठीक पहले इस पर बात हमने करी थी, नतीजे अभी आ गए हैं और नंबर्स ऑन दी फेस ऑफ इट अगर देखें, नेट इंटरेस्ट इनकम का आंकड़ा, मुनाफे का आंकड़ा, यहाँ बढ़त देखने को मिली है, लेकिन स्टॉक में लगातार मूवमेंट टुवर्ड्स डाउनसाइड नजर आ रही है। आई थिंक देखिए स्टॉक में एक रिएक्शन जरूर आया नेगेटिव साइड पे और अब इस रिएक्शन में स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज को भी तोड़ा है और हमें लगता है कि आज की क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर ये 660 के नीचे ही बंद होता है तो हो सकता है कि ये प्रॉफिट बुकिंग ये स्टॉक को 630 की तरफ भी लेके जा सकती है। तो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया 660 का तोड़ते हुए दिख रहा है स्टॉक रिजल्ट के बाद। तो हमें देखना होगा कि अगर इसके नीचे ही बंद होता है तो यहाँ पे और अनदर 3 से 4% की करेक्शन और बढ़ते हुए दिख सकती है। करेक्शन थोड़ी सी और बढ़ सकती है। कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स में हमने देखा था स्पेशली एसी वाली कंपनीज में कि बाइंग हुई थी, लेकिन अगर हम वोल्टास को छोड़ दें, रह के बाइंग हुई है। पहले हमने देखा वोल्टास चला, उसके बाद कुछ दिन तक ब्लू स्टार में तेज़ी हुई, फिर हेवेल्स चला, लेकिन ब्लू स्टार में काफ़ी तेज़ करेक्शन है। मतलब जो भी लोगों ने पैसे बनाए होंगे, अगर वो मुनाफा वसूली नहीं की होगी तो वो सारे के सारे हवा हो गए होंगे, क्योंकि 3 सत्र में करीब 300 रुपये शेयर गिरा है। और आज हम ब्लू स्टार के साथ साथ वोल्टास को भी गिरते देख रहे हैं, हालांकि वोल्टास में गिरावट थोड़ी सी कम है। राजेश जी, कॉन्ट्रा बाइंग करनी है या फिर गिरावट और बढ़ेगी इन शेयरों में?
आई थिंक वेट करना चाहिए शायद ये स्टॉक में। तो स्ट्रक्चर वोल्टास का स्ट्रक्चर देखें तो अभी भी वीकनेस बनी हुई है और अपने क्रिटिकल प्रीवियस स्विंग लो की तरफ ही बढ़ते हुए दिख रहा है, जो कि है करीब 1200-1190 के जोन में। आई थिंक अगर ये टूटता है स्टॉक में तो गिरावट और भी बढ़ सकती है, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी वीक है। स्टॉक अपने नियर टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है अभी अवॉइड करना चाहिए वोल्टास को एट दिस जंक्चर। ठीक है, अवॉइड करना चाहिए। इस बीच देखिए, अच्छा एनपीए भी इम्प्रूव हुए हैं श्रीराम फाइनेंस की शेयर, लेकिन इम्प्रूव हुआ नहीं। 7% गिरावट 7% की है। इसको थोड़ा डिटेल में समझना होगा कि इसके पीछे की रीज़न क्या है। 3 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। 3:23 हो गए हैं और अब से करीब आधे घंटे 35 मिनट के बाद गृह मंत्री अमित शाह की एक ज़रूरी बैठक होने वाली है इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर, यानी कि सिंधु जल समझौते को लेकर। क्यों खास ये बैठक, क्या कुछ हो सकता है? चलते हैं दिल्ली, हमारे संवाददाता समीर दीक्षित कुछ अपडेट्स लेकर जुड़ रहे हैं। समीर, बताइए क्या जानकारी है आपके पास? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन पे अहम बैठक करने जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो ये बैठक दिन में किसी भी वक्त हो सकती है, संभवतः शाम 4 बजे ये बैठक हो सकती है। लेकिन इस बैठक का मकसद यही है कि सरकार ने पाकिस्तान पे जो डिप्लोमेटिक स्ट्राइक करी है उसमें भी सबसे बड़ा एक्शन लिया है कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है, इसको रद्द किया है। तो आखिर इसका एग्जीक्यूशन, इसका क्रियान्वयन कैसे होगा? सूत्र ये बता रहे हैं कि इस अहम बैठक में जल शक्ति मंत्रालय के जल शक्ति मंत्री CR पाटिल भी शामिल होंगे, बीजेपी के टॉप लीडर JP नड्डा, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर भी शामिल हो सकते हैं। इस बैठक का प्रमुख उद्देश्य यही है कि सरकार ने जो बिग एक्शन लिया है इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन का, इसको अब कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। यानी कि अगर पानी को ब्लॉक करते हैं तो उसका स्टोरेज कैसे होगा, उसको अगर डाइवर्जन करना है तो वो तमाम चीजें कैसे होंगी। तो इन तमाम मसलों पर अमित शाह के घर पर, उनके आवास पर ये बैठक होने जा रही है, जिसमें सरकार आगे की रणनीति तय करेगी। आपको बता दें कि कल देर शाम हुई ऑल पार्टी मीटिंग में भी विपक्षी दलों ने यह सवाल उठाया था कि आपने बड़ा फैसला तो लिया है कि जहां पर आप पानी की तरफ जो नदी का प्रवाह है इसको रोकना चाहते हैं, लेकिन इसको करेंगे कैसे? तो इस अहम मसले पर, इस अहम सवाल पर ये आज बैठक होगी और उस बैठक के जरिए सरकार ये आगे की रोड मैप या रणनीति तय करने जा रही है। और इसके बाद ये भी खाका तय हो जाएगा कि आखिर पाकिस्तान जहां उसको अगर जितना निर्भर होना पड़ता है इंडस वाटर पर, अगर उसका 10% भी उसका रिवर फ्लो इंपैक्ट होता है तो उसमें पाकिस्तान में कितनी हाहाकार मचेगी, और उस पर भी सरकार निगाह बनाए हुए है। फिलहाल आपको बता दें कि सिर्फ इस अहम मसले पर नहीं, बल्कि किस तरीके से सरकार या फिर यूं कहें केंद्र सरकार इस पूरे मसले को विश्व पटल पर रखेगी, उसका भी क्या खाका होगा, ये तमाम मसलों पर चर्चा होगी। ये अहम बैठक आज होगी और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। देखते हैं इस बैठक से क्या निकल के आता है। लेकिन अब चूंकि बैठकों का दौर चल रहा है, क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है भारत और पाकिस्तान के बीच में पहलगाम वाले हमले को लेकर, तो बाजार में थोड़ा सा नर्वस तो हुआ। इस वक्त जो गिरावट है वो है 250 अंकों के आसपास की और फिर से 24,000 के मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है निफ्टी। राजेश जी, 24,000 अगर आज निफ्टी मान लीजिए बचा ले तो इसको कैसे आप देखेंगे? इसको जीत मानी जाएगी बाजार की आज? नहीं, देखिए मार्केट के आज इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है, 24,000 के लेवल को बचा लेगा। लेकिन अगर कोई न्यूज फ्लो बनता है ड्यूरिंग द वीकेंड तो आई थिंक वो फिर फाइनल रिएक्शन तो उसके बाद ही होगा कि किस तरीके से गवर्नमेंट किस तरीके से एक्शन ले रही है, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन बना हुआ है इसके चलते। तो आई थिंक अभी थोड़ा जल्दी होगा कि हम 24,000 के लेवल को अगर होल्ड करके भी बंद हो रहे हैं तो हम वापस कंटिन्यू करेंगे अपवर्ड मोमेंटम या नहीं, ये डिपेंड करेगा क्या न्यूज फ्लो बनते हैं वीकेंड पे। उसके चलते ही मार्केट यहाँ से फाइनल डायरेक्शन यहाँ से लेते हुए दिखेगा। ये जरूर है कि वीकेंड है, एक बड़ी रैली के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग जो होनी थी मार्केट में वो भी यहाँ पे होते हुए दिख रही है और एक कॉशियस स्टैंस भी लेते हुए दिख रहे हैं इन्वेस्टर ट्रेडर। तो हमें लगता है कि अब थोड़ा जल्दी होगा क्योंकि 24,000 इंपॉर्टेंट लेवल है। ये 200 दिन का मूविंग एवरेज भी है, तो हमें लगता है कि अगर इसके नीचे फिसलेंगे तो फिर हमें लगता है 200-250 पॉइंट का और कट 23,800-750 की तरफ बनते हुए दिखेगा। बट टाइम बिंग के लिए हमें लगता है थोड़ा कॉशियस ही रहना होगा। वीकेंड पे अगर कोई न्यूज फ्लो आता है तो गैप अप गैप डाउन की संभावना जरूर बनते हुए दिख सकती है। इनफैक्ट बड़ा ही ट्विस्टेड हो चुका है इस वक्त मार्केट का सेंटिमेंट, और दो चीज़ें, एक तो वीकेंड है और दूसरा पहलगाम आतंकी हमले के ठीक बाद
अब जो है मार्केट पार्टिसिपेंट्स भी काफ़ी हद तक कॉशियस हो चुके हैं, बिकॉज इंडिया पाकिस्तान टेंशन जो है वो एस्केलेट हो रही है और न्यूज़ फ्लो अगर बढ़ते हैं ओवर द वीकेंड अगर कुछ आता है तो उसका सीधा इम्पैक्ट जो है मंडे सेशन पर पड़ता हुआ दिखेगा। और इसी की सुगबुगाहट को ध्यान में रखते हुए फिलहाल एक रैशनल अप्रोच जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स अपना कर चल रहे हैं और अपनाना भी चाहिए। मार्केट क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ नई सीरीज़ की शुरुआत, और नई सीरीज़ की शुरुआत में ही कह सकते हैं कि एक ऐसे इवेंट, एक ऐसी न्यूज़ फ्लो, एक ऐसी खबर जिसने एक झटका देने का काम किया, और उसके ठीक बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉक मूवमेंट जो है, सेक्टर मूवमेंट जो है भारतीय बाजार में सीरीज़ की शुरुआत तो कह सकते हैं सुस्ती के साथ, कमज़ोरी के साथ, इनफैक्ट शुरुआती तेजी महज आधे घंटे की, उसके बाद बाजार ने गिरावट का रुझान दिखाया। ड्यूरिंग द एंटायर सेशन बाजार ने संभलने की भी बेहद कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में नाकामयाबी ही हाथ लगी। इस वक्त क्लोजिंग के दरमियान अगर आज देखेंगे, आईटी एकमात्र सेक्टर रहा जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहा था, लेकिन मार्केट के सेंटिमेंट इतना वीक हुए हैं और इतने वॉलेटाइल है कि ये एक आध सेक्टर का बाजार को संभालना कोई सपोर्ट सिस्टम बिल्ट नहीं करेगा। एफएमसीजी, फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटो, फार्मा, एनर्जी, मेटल, मिड सेलेक्ट प्लेयर, रियल एस्टेट, जहां भी नज़र दौड़ाएंगे वहां कमजोरी ही पाएंगे। महज निफ्टी आईटी इंडेक्स जो है वो मजबूती के साथ क्लोज होता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है, ऑलमोस्ट 160 to 170 पॉइंट्स के गेंस के साथ। इस बाजार में जहां नंबर्स आ रहे हैं, अच्छे नतीजों का भी असर स्टॉक मूवमेंट में नहीं हो रहा था। श्रीराम फाइनेंस के नतीजे अभी थोड़ी देर पहले आए, नतीजे अगर देखें नेट इंटरेस्ट इनकम, मुनाफे के फ्रंट पर अच्छे थे, मजबूत थे, बावजूद इसके स्टॉक में डाउनसाइड गिरावट हावी होती हुई, और क्लोजिंग के दरमियान ऑलमोस्ट 8 से 9% की गिरावट पर श्रीराम फाइनेंस का काउंटर क्लोज होता हुआ। SBI लाइफ ऑफकोर्स अच्छे नतीजों के ठीक बाद पॉजिटिव ब्रोकरेजेस का भी सपोर्ट मिला और स्टॉक में 5% के गेंस के साथ क्लोजिंग होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसके तरह अगर आप देखेंगे, एक्सिस बैंक के नतीजे ठीक ठाक थे, लेकिन उसके ठीक बाद दूसरी बैंक्स के मुकाबले ग्रोथ में जो कमी थी उसके चलते स्टॉक में मूवमेंट जो है टुवर्ड्स डाउनसाइड, ऑलमोस्ट 3% की गिरावट के साथ ही स्टॉक ट्रेड करता हुआ। रिलायंस पर खास तौर से नजर रखनी होगी। आज बाजार बंद होने के बाद रिलायंस के नतीजे आने वाले हैं, जियो के नतीजे आएंगे। तिमाही आधार पर मुनाफे और मार्जिन्स में कटौती का अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं, और जियो के एबिटडा यानी कि कामकाजी मुनाफे और एवरेज रेवेन्यू पर यूजर में बढ़त का अनुमान है। तो जियो की तरफ से पॉजिटिव सेट, लेकिन रिलायंस के सेगमेंटल रेवेन्यूज और मुनाफे मार्जिन के फ्रंट पर कुछ कमजोरी नजर आ सकती है। मंडे के सेशन में रिलायंस के नतीजे क्योंकि आते हुए दिखेंगे आज देर शाम 5 से 6 बजे के बीच, उसके बाद मंडे सेशन में उसका इम्पैक्ट पड़ता दिखेगा, तो इस पर खास तौर से नजर रखें। आज के सत्र में मेजर कंट्रीब्यूटर्स अगर आप देखेंगे तो लार्जर आईटी प्लेयर्स और मिड कैप आईटी कंपनियां ही शामिल रहीं। सबसे पहले इनफैक्ट SBI लाइफ, उसके ठीक साथ आईटी सेक्टर से जुड़ी कंपनी TCS, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, ये सारी कंपनियों ने बाजार को संभालने का काम किया। SBI लाइफ तो अच्छे नतीजों के बाद ब्रोकरेज बुलिश रिपोर्ट। क्लोजिंग आपकी स्क्रीन पर 23,992, 24,000 के लेवल्स को भी नहीं बचा पाया। 254 अंकों की बिकवाली के साथ इस वक्त 23,992 के स्तर पर निफ्टी की क्लोजिंग, 650 अंकों की गिरावट के साथ 54,558 पर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग। तो कहेंगे नई सीरीज की शुरुआत सुस्त, कमजोरी क्या आने वाले हफ्ते में भी आगे बढ़ती है या नहीं, ओवर द वीकेंड क्या कोई न्यूज़ फ्लो आते हैं या नहीं, इस पर खास तौर से हमारी नज़र होगी। फिलहाल राजेश जी और अमोल जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और इस वॉलेटाइल मार्केट में आपकी रीडिंग हमारे साथ शेयर करने के लिए। मुझे अभिषेक को फिलहाल आप दीजिए इजाज़त, लेकिन सोमवार को फिर से होगी आपसे मुलाकात। आप बने रहें 18 स्वदेश के साथ। नमस्कार।